बहुत पुराने युग की बात है। एक गांव था शिवपुर, जहां मंगलू नाम का एक अकेला आदमी रहा करता था। वह अपने गांव में किसी से कोई मतलब नहीं रखता था, इसलिए गांव वाले भी नहीं जानते थे कि वह क्या करता है। हाँ, गांव में 2 आदमी ऐसे थे जो खाली थे। उनके पास कोई काम नहीं था, सो वे पूरे गांव पर नजर रखते थे कि कौन क्या करता है, कौन ज्यादा कमाता है, कौन आलसी है। वे इस बात की भी खबर रखते कि किसके घर में क्या बना है, मगर वे दोनों मंगलू के विषय में नहीं जान पा रहे थे कि वह करता क्या है। मंगलू भी इतना समझदार किस्म का आदमी था कि उसे समझ पाना किसी के बस की बात नहीं थी। वह जब घर से निकलता तो गांव के वे दोनों आवारा आदमी उसका पीछा करते, मगर कुछ दूर तक ही जा पाते और लौट आते, क्योंकि मंगलू गांव से बहुत दूर चला जाता था। वह कई दिन तक चलता रहता। पुराने जमाने में लोग पैदल ही यात्रा करते थे। खास जगह पर ही तांगा या बैलगाड़ी चलती थी, तो उसमें भी खास लोग ही यात्रा करते थे। गरीब का तो पैर ही घोड़ा या गाड़ी था, तो मंगलू हफ्तों चलता रहता, उसके बाद महीनों गायब रहता और फिर घर लौट आता और अपने साथ इतना धन जरूर लाता कि उसे बैठकर तक खाता। वह अपने घर में कोई गरीब की तरह नहीं रहता था, वह बड़ी शान से रहता। वह आराम से घर में बनाता खाता या फिर अमरपुर बाजार चला जाता, जहाँ एक बहुत सुंदर भोजनालय था। उसमें महंगे भोजन करता। गांव के दोनों व्यक्ति उसका पीछा कर वहां तक जाते और उसे महंगे भोजन करते देखते, महंगे वस्त्र खरीदते देखते तो दंग रह जाते। वे गांव में आकर सभी से बताते कि भैया, समझ नहीं आता कि मंगलू कौन ऐसा काम करता है कि इतना सारा धन लाता है, जिसे पानी की तरह बहाता है। तब गांव वाले बोलते कि भाई, तुम दोनों के पास वक्त है, जबकि हमारे पास कोई वक्त नहीं है। हम काम धंधा करने वाले बाल बच्चेदार आदमी हैं और तुम दोनों बिल्कुल खाली हो। तुम फालतू के कामों से मतलब रखो। तो वे दोनों उसके पीछे लगे रहते, मगर नहीं समझ पाते कि मंगलू करता क्या है। जब दोनों की समझ में नहीं आया तो एक दिन पूछ ही लिए कि भाई मंगलू, तेरे तो गजब निराले ठाठ है, आखिर तुम कौन सा काम करते हो? जरा हमें भी बताना, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। हम भी घर में खाली पड़े रहते हैं। मंगलू बोला कि भाई, हमारा धंधा कुछ अलग किस्म का है। मैं अलग अलग मौसम में अलग किस्म का व्यापार करता हूँ। जैसे यह सीजन भुट्टे का है, तो दूर गांव में जाकर किसी के पूरे खेत का भुट्टा खरीद लूंगा और उसे उस स्थान पर ले जाकर बेचूंगा जहाँ किसी को भुट्टा उपलब्ध नहीं हो। वहाँ मेरा भुट्टा 4 से 5 गुना महंगा बिक जाएगा। भाई, ये धंधा दिमाग का खेल है, इसमें किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती। तुम 2 हो तो इस धंधे के लिए काफी हो। चाहो तो भाग्य आजमा सकते हो, और भाग्य ने साथ दिया तो किस्मत चमक जाएगी। फिर कोई तुम दोनों को आवारा नहीं कहेगा। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों को लोग गांव के आवारा कुत्ता कहते हैं। तुम दोनों को कोई गांव में इज्जत नहीं करता। इतना कह मंगलू अपने घर चला गया। तो दोनों ने सोचा कि भैया, मंगलू बिल्कुल ठीक कह रहा है। साला, गांव वाले जरूर हमें पागल समझते हैं, लेकिन हम भी कुछ करके दिखा देंगे। हम मंगलू की कही बात को आजमाएंगे। चलो, हम भुट्टा का व्यापार करते हैं। तब दूसरा बोला कि अरे, व्यापार के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, हमारे पास तो पैसा है ही नहीं। तो पहला बोला कि चिंता मत कर, तुम्हारी माँ के गले में हंसुली है, हम उसी को रात में चुरा लेंगे। तो दूसरा बोला कि तुम्हारी माँ भी तो चांदी का कड़ा पहनती है। तब पहला बोला कि हम रात में दोनों के आभूषण चुरा लेते हैं और उसे बेचकर व्यापार शुरू करते हैं, और यह कोई चोरी थोड़ी कही जाएगी। ज्यादा आमदनी होने पर हम उनके लिए चांदी के बदले सोने का कड़ा बनवा देंगे। दोनों ने विचार कर रात में अपनी अपनी माँ के गहने चुरा लिए और रात में ही घर से भाग गए। सुबह तक वे नवाबगंज बड़ी बाजार पहुंच चुके थे। वहां दोनों ने अपनी अपनी माँ के गहने बेचे। उन्हें कुछ पैसा मिल गया तो फिर गांव की तरफ रुख किए। वे भुट्टे वाला गांव खोजने लगे, मगर जिस इलाके में गए थे उधर तो हर खेत में धान की फसल लहलहा रही थी। भुट्टा कहीं दूर तक नजर नहीं आ रहा था। तो दोनों को एक बात तो समझ में आ गई कि हम भुट्टा को इस इलाके के गांव में आसानी से बेच सकते हैं। कोई सामान बेचने से पहले चतुर व्यापारी बाजार की खोज कर लेते हैं। दोनों अपने को बहुत बुद्धिमान मान रहे थे। अब उन्हें बाजार तो मिल गया था, मगर बेचने वाली चीज गायब थी। वे उस गांव के एक बुजुर्ग से पूछ लिए कि काका, इस इलाके में भुट्टा कहाँ सबसे ज्यादा पैदा होता है?
तब उस आदमी ने बताया कि तुम दोनों को यहाँ से 30 कोस उत्तर जाना पड़ेगा। उस इलाके में भुट्टे की बहुत खेती होती है, मगर अब तो उसके काटने का समय हो गया है। किसान अपनी फसल काट चुके होंगे। जल्दी जाओगे तो शायद तुम्हें कुछ फसल मिल भी जाए। दोनों तेजी के साथ चले, मगर उस इलाके में जाने में उन्हें 2 दिन का वक्त लग गया। वहां गए तो भुट्टे की खड़ी फसल लहलहा रही थी, तो दोनों के चेहरे खिल उठे। वे कई किसानों से संपर्क किए कि हमें खड़ी फसल खरीदना है। तब किसानों ने बताया कि यह खड़ी फसल कोई नहीं बेचता, हम सिर्फ खेत से भुट्टे तोड़कर बेचते हैं। तुम्हें चाहिए तो तोड़े हुए भुट्टे खरीद सकते हो, फिर इसे चाहो तो खुद उपयोग करो या फिर बाजार में बेच दो। दोनों ने सोचा कि जब यहाँ आ गए हैं तो 2 टोकरी भुट्टा खरीद लेते हैं। दोनों ने 2 टोकरी भुट्टा खरीदा और उसे बेचने निकले। वे इस बात को भूल गए थे कि वे जिस इलाके में हैं, वह क्षेत्र भुट्टे का है। यहाँ कोई नहीं खरीदेगा, और जिस क्षेत्र में वे बाजार देखकर आए हैं वह तो 30 कोस दूर है। वे टोकरी में भुट्टा लेकर घूमते रहे, मगर किसी ने नहीं खरीदा। कुछ लोग तो ऐसे मिले कि उनसे बोले कि तुम पागल तो नहीं हो? अरे यहाँ मुफ्त में भी कोई नहीं लेगा, तुम्हें चाहिए तो मुफ्त में हमसे ही कुछ ले जाओ। ये बात सुन दोनों को निराशा हुई। वे दोनों दिन भर के थके थे तो रहने का आश्रय खोजने लगे। तो वे गांव वाले बोले कि भाई तुम लोग गांव से बाहर मंदिर पर चले जाओ, हम अपने गांव में किसी अजनबी को नहीं ठहरने देते। आजकल हमारे गांव के आसपास बहुत चोर बदमाश हो गए हैं, देखने से कोई पहचान में ही नहीं आता कि कौन भला है और कौन बुरा है। दोनों निराश हो मंदिर पर चले गए, मगर वह मंदिर गांव से बाहर सुनसान जगह पर था। रात को वहां चोर अपना अड्डा बना लेते थे, रात में बुरे फंसे यात्री को लूट लेते थे। जब दोनों उस मंदिर पर गए तो उन्हें अंदाजा ही नहीं हुआ कि यहाँ ठहरे लोग चोर हैं। दोनों थके थे तो सो गए। उधर चोरों ने दोनों का सारा पैसा और 2 टोकरी भुट्टा भी चुरा लिया। सुबह में दोनों की नींद खुली तो दोनों लुट चुके थे। उनके पास तो अब खाने का भी सामान नहीं था। माँ के बेचे गहने के पैसे लूट चुके थे। अब जाहिर था कि घर लौटने पर उनकी खूब कुटाई होगी। तो दोनों ने विचार किया कि अब हम गांव नहीं लौटेंगे, और लौटेंगे तो उतना पैसा तो कमाकर लौटेंगे कि माँ के गहने हम फिर से वापस कर सके। दोनों ने अब किसी नगर में जाने का विचार किया। उन्हें पता चला कि यहाँ से 40 कोस दूर एक नगर है जहाँ लोगों को काम मिल जाता है। तो दोनों उस नगर के लिए निकल पड़े। वे रास्ते में मंगलू को गाली देते जा रहे थे कि साला ने बहुत खराब सुझाव दे दिया, क्या हम मजे से गांव में चांदी काट रहे थे? मगर उसकी खराब बात मानकर बहुत बुरे फंस गए हैं। हमें भोजन के लाले पड़ गए हैं। मौज की जिंदगी गुजारने वाले को भीख मांगकर खाना पड़ रहा है। वे मांगते खाते कल्याणपुर नगर चले गए। उन्हें एक सेठ के गोदाम में काम भी मिल गया। खाने पीने और ठहरने का प्रबंध भी हो गया, मगर उन्हें काम रास नहीं आ रहा था। वे जिंदगी में कोई काम किए ही नहीं थे, जबकि सेठ पैसे तो देता था मगर हाड़ तोड़ मेहनत भी कराता था। दोनों मर मर कर 1 माह तक काम किए, मगर उन्हें जब ज्यादा कष्ट हुआ तो वहां से भागने का विचार करने लगे। एक बोला कि भाई देखो, अब हम और यहाँ रहे तो मर जाएंगे, चल हम भाग चलते हैं। दूसरा बोला, लेकिन खाली हाथ भागना कहाँ की बुद्धिमानी है? अरे हम यहाँ से शान से भागेंगे, हम सेठ का कोई बड़ा सामान लेकर भागेंगे। दोनों ने अब चोरी करने का विचार कर लिया, तो उन्हें मौका भी जल्दी ही मिल गया। सेठ के गोदाम पर सेठ को कोई पैसे से भरा थैला दे गया, तो सेठ ने दोनों से कहा कि इसे घर जाकर सेठानी को दे आओ, हम अभी कुछ जरूरी काम में हैं। सेठानी से बोल देना कि इस थैले को संभाल कर रखे। दोनों ने एक दूसरे को इशारा किया, फिर उस थैले को कहीं छुपा दिए तथा एक दूसरा थैला जिसमें कुछ डेला पत्थर भरकर सेठानी को दे आए कि इसे सेठ जी ने संभाल कर रखने को कहा है। सेठानी उस वक्त व्यस्त थी तो बोली कि वहीं रख दो, मैं रख दूंगी। दोनों वहां से सेठ के पास चले आए। दिन भर काम किए, फिर रात में दोनों सोने चले तो एक दूसरे से कहा कि भाई अब देर मत कर, हम भाग चलते हैं, वरना हम कभी भी पकड़े जा सकते हैं। अगर सुबह में सेठ ने सेठानी से थैला मांगा और सेठानी ने उसे दिया तो फिर कल्पना कर सकते हो कि हमारा क्या होगा। इसलिए भाग चलते हैं। दोनों रात में ही भाग लिए।
उनके पास पैसे का थैला था तो बहुत सजग होकर भागे। वे नगर से निकल गए, मगर गांव उनका बहुत दूर था। धीरे धीरे अपने गांव से इतनी दूरी पर हो गए थे कि उन्हें आने में 1 सप्ताह का वक्त लग सकता था। तो आराम से दोनों बचते बचाते चल दिए। वे अब कहीं भी मंदिर या सार्वजनिक जगह पर नहीं ठहरते थे, बल्कि किसी सराय में ठहरते थे। इस तरह चलते चलते अब अपने गांव से 2 कोस की दूरी पर रह गए थे कि रात हो गई। दोनों ने सोचा कि अपना इलाका है, अब यहाँ क्या ठहरना, हम घर चलते हैं, थोड़ी रात होते अपने घर पर होंगे। दूसरा बोला कि हाँ, हम घर पर तो जरूर होंगे, मगर अभी तक हमने अपने पैसे का बंटवारा नहीं किया है। थैला तुम्हारे पास है, यदि तेरा मन बदल गया और तुमने उसमें से हिस्सा नहीं दिया तो फिर क्या होगा? तो मेरा हिस्सा यहीं दे दे, फिर हम घर चलते हैं। पहला बोला कि तू पगला गया है, अरे मैं कोई भागा थोड़े जा रहा हूँ, घर चलते ही तुझे पैसा दे दूंगा। तब दूसरा बोला तो ठीक है, तो थैला मुझे दे दे, मैं इसे लेकर चलता हूँ और घर चलकर पैसा बांट लेंगे। पहला बोला नहीं, मैं तुझ पर भरोसा नहीं कर सकता, तू बदमाश आदमी है, तू घर जाकर पैसा नहीं दिया तो फिर मैं क्या करूँगा? पैसा बहुत खराब चीज है, ये तेरे जैसा का ईमान बदल सकता है। दूसरा बोला कि तू कोई राजा हरिश्चंद्र नहीं है, तेरे पर मुझे कोई भरोसा नहीं है, तो मेरा हिस्सा यहीं दे दे। ये सभी जानते हैं कि लूट का धन, मुफ्त में मिला धन, नाजायज संपत्ति बहुत उपद्रव पैदा करती है। लूट के धन के तो पंख लग जाते हैं, वह कभी भला नहीं करता। तो दोनों उस थैले के पैसे के लिए लड़ने झगड़ने लगे। दोनों बहुत देर लड़ने के बाद फैसला किए कि आगे पेड़ के पास बैठकर धन का बंटवारा कर लेंगे। दोनों उस पेड़ के पास गए और पैसा बांटने लगे। दोनों आपस में यह भी कहते जा रहे थे कि आज के बाद हमारी तुम्हारी दोस्ती सदा के लिए खत्म हो गई है, अब हम कभी साथ नहीं रहेंगे। जब तुम्हें मेरे पर भरोसा ही नहीं है तो साथ रहने का क्या फायदा? दोनों इस बात से बेखबर थे कि 4-5 चोर पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं। वे अक्सर आते जाते रात के वक्त राहगीरों को लूट लेते थे। वे लूट के लिए कई तरह के तरीके आजमाते थे। वे पेड़ के पास से गुजर रहे राहगीर पर चमड़ा फेंक देते थे। राहगीर भूत समझ सारा सामान फेंक कर भाग लेता था, तो चोर बाद में नीचे उतरकर सारा सामान लेकर अपने घर लौट जाते थे। मगर आज तो उन्हें बहुत बड़ा माल मिल गया था। वे आराम से नीचे उतरे और दोनों को पकड़ लिया। फिर बहुत मारे पीटे, दोनों को लूटने के बाद कपड़े तक उतरवा लिए। अब उनके पास सिर्फ लंगोटी बच गई थी। उन चोरों में एक आंख का अंधा चोर भी था जो बहुत बदमाश था। वह बहुत फालतू दिमाग लगाता था। वह अपने साथियों से बोला कि तुम लोग दोनों के लंगोटी भी उतरवा लो, वरना लंगोटी रही तो ये मदद के लिए पास के गांव में चले जाएंगे। उस गांव वाले भी अंधे कुत्ते की तरह पागल हैं। इनकी मदद के लिए वे हमारा तब तक पीछा करेंगे जब तक कि वे हमें पकड़ नहीं लेंगे, और जब लंगोटी ही नहीं रहेगी तो साला ये गांव में जाएंगे कैसे? वैसे भी हमारी लंगोटी 1 हफ्ते से फटी पड़ी है। दोनों की लंगोटी मिल गई तो 1 साल तक काम चल जाएगा। चोरों ने दोनों की लंगोटी भी उतरवा ली। वे गिड़गिड़ाते रहे, मगर चोरों ने उनकी एक नहीं सुनी। दोनों के पास अब लंगोटी भी नहीं बची। चोर लूट कर जा चुके थे, जबकि दोनों नंग धड़ंग पेड़ के पास बैठकर रो रहे थे। वे अपनी गलती पर पछता रहे थे कि धन बंटवारे को वे पेड़ को ही क्यों चुने। वे सुनसान जगह पर खुले आसमान में भी तो पैसे का बंटवारा कर सकते थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस अवस्था में घर कैसे जाए। दोनों ने विचार किया कि अब हमारे पास एक उपाय है कि हम भोर के वक्त गांव के पास के तालाब में चलकर घुस जाएंगे, और कोई तालाब के पास आएगा तो हम उससे अपने घर वालों को बुलवा लेंगे, फिर वस्त्र मंगवा लेंगे। पहला बोला कि अरे नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। भोर के वक्त तो गांव की स्त्रियां तालाब में स्नान करने आती हैं। दिन निकलने पर फिर पुरुष उस तालाब में स्नान करते हैं। दूसरा बोला कि हम स्त्रियों से ही प्रार्थना करेंगे कि वे हमारे घर वालों को खबर करें। अब इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। दोनों भोर के वक्त उस तालाब में जाकर पानी में घुस गए। भोर के वक्त 2 स्त्रियां स्नान करने आई तो दोनों पर नाराज हुई कि ये क्या बदतमीजी है, तुम दोनों मार खाने पर क्यों तोले हो। तब दोनों ने बताया कि काकी, हम नौकरी करने गए थे, मगर लौटते वक्त चोरों ने हमें बुरी तरह लूट लिया है। हमारी लंगोटी भी लूट ली है।
अब पानी ही हमारा सहारा है। तुम अन्य स्त्रियों को यहाँ आने से रोको और हमारे घर खबर दो कि कोई वस्त्र लेकर आए। तब वह स्त्री बोली कि हमारे पास कपड़े के टुकड़े हैं, मैं दे देती हूँ। उनको पानी में ही पहन लो और यहाँ से जल्दी भाग जाओ, वरना दोनों गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। दोनों ने उस स्त्री के दिए कपड़े पहनकर घर को भाग लिए। घर में उनको देखते ही उनके घर वाले पहले मारे पीटे, फिर बोले कि ऐसी नौकरी करने जाने की क्या जरूरत थी कि माँ के गहने बेचने पड़े और लौटते वक्त लंगोटी भी न बचे। दोनों ने कान पकड़ लिया कि अब किसी की बातों में नहीं आएंगे, अब किसी के घर में ताक झांक नहीं करेंगे, अब अपने काम से मतलब रखेंगे। सारा गड़बड़ मंगलू से मिलने के बाद हुआ है। उधर मंगलू फिर कहीं से वापस आ गया था और बहुत सारा माल लेकर आया था। वास्तव में मंगलू कहीं कोई काम नहीं करता था, बल्कि वह ठगी करता था। कहते हैं सुगंध और दुर्गंध छुपाए नहीं छुपते। धीरे धीरे आसपास के गांव वाले जान गए थे कि मंगलू एक शातिर ठग है। लोग अब धीरे धीरे मंगलू से सावधान रहने लगे थे। हालांकि वह कभी आसपास के गांव में कोई ठगी नहीं करता था, मगर लोग उससे सजग रहते थे। जब हर तरफ उसके चर्चे होने लगे तो वह कुछ दिनों के लिए ठगी का धंधा बंद कर दिया, मगर उसके फिजूल खर्ची की आदत नहीं छूट रही थी। वह नशा भी करता था, तो नशे के बाद बुरी स्त्रियों की आदत लग गई थी, तो कोठे पर जाता और ठगी का माल उड़ाता। उसकी हालत कभी कभी ऐसी हो जाती कि अकेले का भी खर्चा नहीं उठा पाता। गांव के कुछ समझदार लोग उसे समझाए कि बच्चा, हमने देखा तो नहीं है, परंतु सुना है कि तुम ठगी करते हो, बुरे व्यसन करते हो, यह ठीक नहीं है। तब वह रूखा जवाब देता है कि काका, आप लोग अपने काम से मतलब रखो, दूसरे के फड़े में टांग मत फंसाओ, यह एक बुरी आदत है। कौन क्या करता है, किसी को मतलब नहीं होना चाहिए। समझाने वाले भी समझ गए, इसे समझाने से कोई फायदा नहीं। भैंसा को संगीत सुनाने से कोई लाभ नहीं होता, कुत्ते की दुम कभी सीधी होती है। वे मंगलू से सावधान रहना उचित समझने लगे। उधर धीरे धीरे उसकी उम्र बीतने लगी। वह 30 पार कर गया था, परंतु उसका विवाह नहीं हुआ। कारण कि गांव वाले चाहते थे कि मंगलू का विवाह न हो, इसके खानदान यहीं से सिमट जाए। पहले लोग गांव के चोर बदमाश और गुंडों के विवाह होने ही देना नहीं चाहते थे। ऐसा नहीं था कि मंगलू के लिए रिश्ता नहीं आता था, लेकिन गांव वाले उस आदमी को मंगलू तक पहुंचने ही नहीं देते थे। खुल्लम खुल्ला कोई विरोध नहीं करता था, मगर चतुराई से गांव वाले उस आदमी से पहले ही बता देते कि भैया, मंगलू एक नंबर का ठग है, वह नशा करता है, रोज कोठे पर जाता है। क्या तुम ऐसे आदमी से बेटी का विवाह करोगे? क्या दुनिया के सभी भले लड़के ब्याहे जा चुके हैं? अरे, कोई भला लड़का देखकर बेटी का विवाह करो। कोई जरूरी नहीं कि वह धनी हो। लड़का ईमानदारी से 2 रोटी कमाता हो तो संसार का सबसे सुंदर लड़का है। तुम क्यों अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हो? तुम बाप हो या कसाई? इतना सुनते ही बेटी वाले उलटे पांव भाग लेते। धीरे धीरे मंगलू की विवाह की उम्र निकलने लगी। अब वह अधेड़ हो चुका था। उसने सोच लिया कि अब यह गांव वाले मेरा विवाह होने नहीं देंगे, और अब मेरी उम्र भी ज्यादा हो चली है, तो साधारण तरीके से विवाह होने की संभावना अब न के बराबर है। मंगलू ने मन में सोच लिया कि मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूँ, मैं एक विख्यात ठग हूँ। और फिर ठग कभी हार नहीं मानते, मुझे भी हार नहीं माननी चाहिए। उसने सुन रखा था कि धर्मगंज में विश्व विख्यात मेला लगता है, जहाँ पशु पक्षी, हाथी घोड़ा, गाय भैंस ही नहीं, स्त्री पुरुष भी बिकते हैं। वह वही मेला है जहाँ से राजा महाराजा थोक भाव से दास दासिया नौकर जाकर खरीद ले जाते हैं। तो जरूरतमंद आदमी अपने लिए पत्नी खरीद लेता था, तो चकला वाले भी पीछे नहीं रहते। अपना धंधा चलाने के लिए कमसिन स्त्रियां खरीद ले जाते हैं। मंगलू सोच लिया कि साधारण तरीके से इज्जत के साथ उसका विवाह नहीं होने वाला। वह अपने लिए पत्नी खरीदने धर्मगंज मेले के लिए चल पड़ा। धर्मगंज शिवपुर से 250 कोस की दूरी पर था। मंगलू सोच लिया था कि उसके आने जाने का समय 1 माह लग सकता है। वह घर से चल पड़ा। उसे घर से बाहर रहने की पुरानी आदत थी। चलते चलते उसे शाम होने वाली थी। रास्ते में उसे 2 स्त्री पुरुष मिल गए, तो वह भी साथ हो लिया। पता करने पर उसे पता चला कि दोनों भाई बहन हैं और वह भी धर्मगंज जा रहे हैं।
दोनों वहाँ किसी रिश्तेदार के माध्यम से रोजगार की तलाश में जा रहे हैं। तीनों साथ आगे बढ़ रहे थे। अब शाम होने वाली थी। अगला गांव अभी 4 कोस दूर था। उसी गांव में इन लोगों को ठहरना था कि रास्ते में वर्षा शुरू हो गई तो उसे एक छोटे से मंदिर में शरण लेना पड़ा। तीनों वर्षा थमने का इंतजार करने लगे, मगर वर्षा तो जोर पकड़ ली। आंधी भी सनन सनन चल रही थी, पेड़ उखाड़ कर गिर रहे थे। देखते देखते रात हो गई। अब उन्हें रात में भी वहीं ठहरने के लिए मजबूर होना पड़ा। कुछ रात जाने के बाद वर्षा शांत हुई। तब लड़की का भाई मंगलू से बोला कि भाई, यहाँ से कुछ दूरी पर एक ढाबा है। संभव है ढाबा वाला घर नहीं गया होगा। आप मेरी बहन की देखभाल करो, मैं कुछ खाने का प्रबंध करने जाता हूँ। दरअसल हम दोनों भाई बहन सुबह से ही कुछ खाए पिए नहीं हैं। आप मुझे भले आदमी लगते हो, इसलिए आप पर बहन की जिम्मेदारी छोड़कर जाता हूँ। आप मेरी बहन का कुछ देर तक ख्याल रखना। मैं तुरंत ही अपने लिए और आपके लिए भी भोजन का प्रबंध करके लौटूंगा। इतना कह वह आदमी ढाबे की खोज में चला गया। इधर मंगलू कब से लड़की से बात करने का मौका खोज रहा था। वह लड़की से पूछा कि क्या यह लड़का तुम्हारा अपना सगा भाई है? लड़की बोली, हाँ हाँ मेरा सगा भाई है, परंतु तुम इस तरह पूछ क्यों रहे हो? मंगलू बोला, कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ लिया। दरअसल मुझे कुछ शंका हो रही है। मैं धर्मगंज अपने लिए पत्नी खरीदने जा रहा हूँ। वहाँ कोई रोजी रोजगार नहीं मिलता, वहाँ स्त्री बेची जाती है। लोग अक्सर स्त्रियों को बेचने के लिए ही धर्मगंज जाते हैं। अब मेरे गांव की ही एक घटना को देख लो। मेरे गांव में एक सौतेला भाई बहन रहते थे। भाई सौतेली बहन से बहुत प्यार करता था। एक दिन बहन को उसके ननिहाल छोड़ने गया था, परंतु ननिहाल में न ले जाकर उसे धर्मगंज मेला में बेच दिया। बेचारी बहुत सीधी सादी थी। भाई के चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। पता नहीं उसे कोठे वाले खरीद ले गए कि कोई राजा महाराजा दासी के रूप में ले गया, या कोई बूढ़ा उसे पत्नी बनाने के लिए खरीद ले गया। जमाना बड़ी खराब है, यहाँ भाई बहन के भी नहीं होते। इतना कह मंगलू चुप हो गया, लेकिन लड़की के कान खड़े हो गए। उसके मन में शंका होने लगी कि सौतेला भाई चाहता तो मुझे वर्षा में भीगते हुए भी आगे गांव में ले जाता। उसे बीच रास्ते रुकने की क्या जरूरत थी? उसके मन में क्या है कौन जानता है। वह मुझसे किसी को बात भी नहीं करने देता। हे भगवान, उसने अगर सचमुच मुझे बेच दिया तो मैं बेमौत मारी जाऊंगी। मैं किसी गरीब के साथ एक रोटी खाकर गुजारा कर लूंगी, परंतु बिकने तो नहीं जाऊंगी। उसे लगने लगा कि सौतेली माँ ने साजिश के तहत भाई से मुझे बेचने के लिए भेजवाया है। भला हो इस आदमी का जो समय रहते बता दिया। वह मंगलू से बोली, अजी आप मेरी बात सुनिए। दरअसल ये मेरा भाई सौतेला भाई है। क्या तुम्हें लगता है कि मेरा भाई भी मुझे बेच सकता है? मंगलू बोला, पूरी गारंटी है कि तुम्हें बेचेगा, क्योंकि धर्मगंज सिर्फ बिकने के लिए ही स्त्रियां जाती है। लड़की घबराकर बोली कि मैं तुम्हारे साथ भी जिंदगी बिताने को तैयार हूँ, तुम मुझे बिकने से बचा लो। तुम मुझे भले आदमी लगते हो जो मेरी आंखें खोल दिए हो, अब मुझे किसी तरह बचा लो। मंगलू बोला, काम तो बहुत कठिन है, परंतु स्त्री को बचाने के लिए आदमी को जान की भी परवाह नहीं करनी चाहिए। तुम एक तरीका से बच सकती हो, रात में बिल्कुल सोना नहीं। हम आधी रात को चुपके से यहाँ से भाग चलेंगे। लड़की बोली, हाँ हम ऐसा ही करेंगे। मंगलू बोला, अब चुप हो जाओ, तुम्हारा सौतेला भाई अब आता ही होगा। तो लड़की बिल्कुल मौन हो दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गई। थोड़ी देर में लड़की का भाई आ गया। वह साथ में खाना लेकर आया था। तीनों ने खाना खाया और सोने लगे। मंगलू बोला, भाई हमारे साथ एक लड़की भी है, इस बात का ख्याल रखना है। ये सुनसान जंगल है, यहाँ आसपास कोई नहीं है। हमें बड़ी मुस्तैदी से इसकी रक्षा करना है। लड़की को हम सोने देते हैं और आधी रात तक मैं सोता हूँ, उसके बाद तुम सो जाना। लड़की का भाई बोला, रास्ते में मिले आदमी ही एक दूसरे का मित्र होते हैं। तुम एक भला आदमी हो, अब तुम सो जाओ, मैं जागता हूँ। आधी रात होने पर लड़की के भाई ने मंगलू को जगाया और बोला कि अब आप पहरा दो, मैं सोता हूँ। उधर लड़की तो डर के मारे सोई ही नहीं थी, वह सिर्फ आंख बंद कर लेती थी। थोड़ी देर में ही उस आदमी की नाक बजने लगी। तब मंगलू को विश्वास हो गया कि वह सो गया है, तो लड़की को साथ भागने का इशारा किया। दोनों वहां से भाग लिए। वह लड़की के साथ रात भर भागता रहा। दोनों में इतना उत्साह आ गया था कि सुबह होने से पहले शिवपुर आ गए थे।
मंगलू को किसी भी तरह एक पत्नी चाहिए थी। लड़की खुद उससे विवाह को तैयार थी, तो मंगलू ने उस लड़की से विवाह कर लिया। वह पत्नी को बहुत प्यार करता था, तो प्यार पाकर स्त्री सब कुछ भूल गई थी। उधर उसका भाई भोर में उठा तो दोनों को नहीं पाकर हैरान हुआ। वह समझ गया कि उसकी सौतेली बहन उसके साथ भाग गई है। अगर वह साथ नहीं गई होती तो वह किसी भी बदतमीजी का विरोध करती, चीखती चिल्लाती, मगर मौन होकर गई है। चलो अच्छा ही हुआ, बला टली। मंगलू स्त्री के साथ बहुत प्रेम से रह रहा था। उसे 1 साल में एक पुत्र की प्राप्ति हो गई, तो वह पत्नी के साथ बहुत खुश हुआ। वह प्रयास में था कि 7-8 साल में 7-8 बच्चे पैदा कर डाले। तो दूसरे साल में भी एक बच्चे ने जन्म लिया, मगर स्त्री की हालत ठीक नहीं थी। दाई ने पहले ही मना किया था कि दूसरे बच्चे का प्लान 5 साल बाद बनाना। स्त्री की शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, मगर मंगलू ने सब्र नहीं किया तो स्त्री ने दूसरे पुत्र को जन्म तो दे दिया, मगर वह बहुत ज्यादा बीमार हो गई और मर गई। मंगलू अपनी छोटी सी गलती के लिए पत्नी को खो दिया। दोनों बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी मंगलू पर आ पड़ी। मंगलू माँ बाप की जिम्मेदारी बखूबी निभाया। दोनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर दिया। दोनों के नाम भी सूरज और चंदा रखा था। दोनों ने अपने पिता के सारे गुण सीख लिए थे। अब मंगलू को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। दोनों बेटे छोटे मोटे जगहों पर हाथ की सफाई दिखा देते थे। एक दिन दोनों एक सेठानी से किसी तरह एक सोने का कलश ठग लाए। किसी के आंखों के सामने से सोने का कलश गायब कर देना कोई आसान काम नहीं था। ठग अपने बेटों से काफी खुश था कि बेटे हमारे रास्ते पर चल पड़े हैं। मंगलू ने उस सोने के कलश को अपने चारपाई के नीचे छुपा लिया था। अब मंगलू की उम्र ज्यादा हो चली थी और वह कभी कभी बीमार भी रहने लगा था। मंगलू बहुत बड़ी ठगी नहीं कर सकता था, परंतु लड़कों को रोज नई नई तरकीब सिखाता था। अपने बेटों से बोला कि चलो हम तुम्हें आज कुछ नया सिखाएंगे। देखो तुम लोग अभी मेरा सारा गुण नहीं सीख पाए हो। वह अपने बेटों के साथ गांव से बाहर एक पगडंडी पर आ गया और बोला कि तुम्हें जिंदगी में कई तरह की ठगी करनी पड़ेगी, सोने चांदी गहने पशु और खुद किसी स्त्री की ठगी। और बेटों से बोला कि आज हम पहले किसी पशु की ठगी के गुण सीखते हैं। आज तुम्हें एक अजीबोगरीब कला सिखाऊंगा। संयोग से सोनापुर का एक ग्वाला अपनी एक दुधारू गाय मेला में बेचने के लिए ले जा रहा था। मंगलू बेटों से बोला, देखो वह जो आदमी गाय लेकर आ रहा है, देखो हम उसे कितनी आसानी से ठग लेते हैं। उसे ठगने का बहुत आसान तरीका बताता हूँ। तुम दोनों अब दूर दूर फैल जाओ और उसे एक ही बात बोलना कि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। और गाय बेचने को कहे तो गाय की कीमत उसे 10 रुपए से अधिक मत बताना। सबसे दूर पहले सूरज जाएगा, बीच में चंदा और आखिरी में मैं रहूंगा। हमारी दूरी आधा मील से कम नहीं होनी चाहिए। तीनों योजनानुसार दूर दूर तक फैल गए। उधर ग्वाला गाय लेकर चला आ रहा था। उसके पास आने पर मंगलू बोला, भैया कहाँ से आ रही हो? आओ थोड़ा आराम कर लो। ग्वाला बोला, नहीं भाई मैं आराम नहीं कर सकता, मुझे मेहरपुर मेला में गाय बेचने जाना है। ठहर गया तो मेला पहुँचने में विलम्ब हो जाऊंगा। मेला में आए व्यापारी लौट जाएंगे तो मेरी गाय को खरीदेगा कौन? मंगलू बोला, आप कोई खरीदेगा भी नहीं, क्योंकि हम मेला से आ रहे हैं। हमें एक गाय खरीदनी थी, मगर मेला गया तो देखा कि मेला में पशुओं के गोबर और उसके दुर्गंध के अलावा कुछ नहीं बचा है। अब न तो मेला में कोई खरीदने वाला है, न बेचने वाला है, न कोई गाय, न भैंस, न बैल। तुम धूल फांकते जाओगे और धूल फांकते आओगे। ग्वाला बोला, अरे भैया आपने अच्छा किया जो मुझे बता दिया, वरना मैं बहुत हैरान परेशान होता। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मंगलू बोला, अरे करना क्या है? मुझे गाय की आवश्यकता है और तुम्हें बेचने की आवश्यकता है, तो गाय हमें ही बेच दो। हम मेला में गाय खरीदने के लिए ही गए थे, परंतु हाथ मलते हुए वापस आना पड़ा। ग्वाला बोला कि छोड़ो अब उन बातों को, अब ये बताओ कि मेरी गाय की कीमत कितना दोगे? मंगलू बोला, मेले से लौटी हुई गाय है, 10 रुपए ले लो। ग्वाला बोला, भाई पगला तो नहीं गए हो? 100 रुपए की गाय की कीमत 10 रुपए बता रहे हो। तुम गाय का विचार मन से निकाल दो और कोई बकरी खरीद लो। मंगलू बोला, भाई ग्वाले, घर से भागी स्त्री और मेले से लौटी गाय की कोई कीमत नहीं होती, कोई सस्ते में भी नहीं लेता। मैं तो तुम्हें 10 दे रहा हूँ
और कोई 5 भी नहीं देगा। तुम्हें अगर देना हो तो दो, वरना अपने रास्ते जाओ। तुम्हारी अपनी गाय है, इसमें किसी की जबरदस्ती थोड़े है। ग्वाला भनभनाता हुआ आगे बढ़ चला कि बड़ी आए हो 10 रुपये में गाय खरीदने। उसे लगा कि यह आदमी हमें बेवकूफ बना रहा है। भला कल से शुरू होने वाला मेला रातों रात खत्म कैसे हो गया। वह मंगलू की बात की अनदेखी कर मेले की तरफ बढ़ा। तभी कुछ दूर आगे बढ़ने पर मंगलू का बड़ा बेटा चंदा मिल गया। उसने भी वही बातें कही जो मंगलू ने कहा था। उसने भी गाय की कीमत 9 रुपए ही लगाई। तो ग्वाला नाराज होता हुआ आगे बढ़ा कि पता नहीं भिखमंगा भी अब गाय खरीदने की चाहत रखने लगे हैं। 100 रुपए की गाय की कीमत 10 रुपए बता रहे हैं। ग्वाला वहां से आगे बढ़ा तो मंगलू का दूसरा बेटा सूरज मिल गया। उसने भी वही बात दोहरा दी। अब ग्वाला को विश्वास हो गया कि सचमुच मेला खत्म हो चुका है। हमें मेला जाने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला, गाय यहीं बेच देते हैं। ग्वाले ने कभी गाय नहीं बेची थी तो उसे गाय के सही कीमत का अंदाजा नहीं था। वह सिर्फ सुना था कि गाय 100 रुपए में बिकती है। सोचा गाय 10 रुपए में ही बिकती होगी। तभी तो 3 व्यक्तियों ने गाय की कीमत लगभग 10 रुपए ही लगाई। उसने 10 रुपए में सूरज को गाय बेच दी और अपने गांव के लिए लौट पड़ा। इधर तीनों बाप बेटे 10 रुपए में गाय पाकर खुश थे। उन्हें एक व्यापारी आता दिखा। उसने गाय की कीमत पूछी तो तीनों ने 300 बताया। व्यापारी बोला कि न तुम्हारी बात न मेरी बात, गाय का 200 ले लो। मंगलू बिना विलंब किए गाय को 300 में बेच दिया और तीनों खूब मस्ती करते हुए घर आ गए। उधर ग्वाला अभी शिवपुर गांव में पहुंचा तो एक आदमी ने पूछ लिया, अरे भाई बड़ी जल्दी मेला से लौट आए, कितने में गाय बेची? तो ग्वाला ने बताया कि मैंने गाय 10 रुपए में बेच दी। क्या करता, जब 3 लोगों ने गाय की कीमत 10 रुपए लगाई तो 10 रुपए में बेच दिया। वह आदमी बोला, अरे तुम पगला तो नहीं गए हो? 10 रुपए में मुर्गी भी नहीं मिलती और तुमने गाय बेच दिया। लगता है तुम्हें मंगलू और उसके दोनों बेटों ने ठग लिया है। तुम्हारी गाय भगवान झूठ न बुलवाए तो 300 की थी। तभी ग्वाले को वह व्यापारी भी आता दिखाई दिया जो गाय को 200 में खरीद लिया था। उसने बताया कि भाई हमें 3 लोगों ने यह गाय 200 में बेचा है। ग्वाला क्या करता, अपना माथा पीटता घर गया और सारा हाल अपनी पत्नी से कह सुनाया। पत्नी बोली कि आप हर बार भोलापन दिखा देते हो। आप अपने भाइयों से तो पूछ सकते थे, वे मेला में हमेशा गाय बेचते हैं, उनको साथ ले लिए होते। तुम 7 भाई और 5 बहनें वाले हो, फिर भी लुट गए। लेकिन आप चिंता मत करो, लगता है ठगों को हमें ही सुधारना पड़ेगा। मैं बहुत दिनों से सुन रही हूँ कि शिवपुर में 3 ठग रहते हैं। पत्नी बोली, आप चिंता मत करो, हम उन ठगों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि उसके खानदान में ठग कभी पैदा ही नहीं होंगे। मैं आपको रात के वक्त सारा प्लान समझा दूंगी। सुबह में हम दोनों वैसा ही करेंगे। सुबह में स्त्री अपने पति के साथ शिवपुर गांव गई और पति को समझाया कि आप दूर से मेरे ऊपर नजर रखना, जब इशारा करूं तो मेरे पास आ जाना। स्त्री मंगलू के घर के पास जाकर रोने लगी। मंगलू जब किसी स्त्री के रोने की आवाज सुना तो दोनों बेटों से बोला कि जाकर देखो तो वह स्त्री रो क्यों रही है। अगर उसके पति ने खदेड़ा होगा तो उस स्त्री को प्यार से मेरे पास ले आओ, वह हमारे बड़ी काम की हो सकती है। तुम दोनों में से एक का बेड़ा पार हो जाएगा। दोनों जब स्त्री के पास गए और पूछे कि तुम रो क्यों रही हो, तुम्हें इस तरह नहीं रोने चाहिए। क्या तुम्हारे पति ने घर से निकाल दिया है? तो तुम चिंता मत करो, हमारे घर को अपना ही घर समझो। स्त्री बोली, आप लोगों ने ठीक पहचाना, मेरे पति ने मेरे को बहुत मारपीट कर घर से निकाल दिया है। मेरे मायके में भी कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? दोनों बोले, तुम चुप हो जाओ और हमारे घर चलो। मेरे पिताजी से चलकर बात कर लो, हम तुम्हें अपने घर में रहने देंगे। तुम चाहो तो हम दोनों भाइयों में से किसी से विवाह भी कर सकती हो। स्त्री ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। स्त्री दोनों के साथ उनके घर में चली गई। मंगलू स्त्री को समझाते हुए बोला, बेटी, अगर तुम्हारे पति ने घर से निकाल दिया है तो फिर उस नम कहराम के घर कभी मत जाना। तुम हमारे घर रहो, फिर हम तुम्हारी शादी अपने बड़े बेटे से करा देंगे। स्त्री बोली, नहीं, मैंने एक बार जल्दी में विवाह कर पछता रही हूँ। अब मैं शादी करने में जल्दबाजी नहीं करूंगी। पहले देखूंगी कि कहीं हमारे पति की तरह आपके बेटे भी तो निकम्मे नहीं है।
मैं घर की स्थिति देखकर मर्दों की स्थिति पहचान लेती हूँ। वह घर के अंदर हर कोने में घूम आई और मंगलू से बोली, आपके बेटे तो मेरे पति से भी निकम्मे हैं। ये तो बहुत गए गुजरे लगते हैं। न तो घर में चूल्हा जलाने को लकड़ी है, न घर में एक मुट्ठी अन्न। लगता है जैसे किसी कंगाल का घर है। अब मैं घर में आ गई हूँ तो सब मेरे हिसाब से चलने चाहिए, वरना मैं इस घर में नहीं रह सकती। आप अभी एक बेटे को लकड़ी लाने जंगल भेजिए, दूसरे को राशन लाने। मैं 2 दिन से भूखी हूँ। मेरे निकम्मे पति ने मार मार कर मेरा कचूमर निकाल दिया है। तन बदन में बहुत दर्द भर गया है। बाजार से कुछ अच्छी मिठाई भी मंगवा लेना। मिठाई खाने से दर्द में आराम मिल जाता है। मंगलू ने बड़े बेटे सूरज को कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाकर लकड़ी काटने को भेज दिया और छोटे चंदा को कुछ सोने के सिक्के देकर बाजार भेज दिया। अब घर में स्त्री और मंगलू बच गए। तब स्त्री मंगलू से बोली कि आपके घर कोई धन संपदा तो है नहीं, जबकि मुझे गहने पहनने का बहुत शौक है। लगता है इस घर में मेरी गोटी फिट नहीं बैठेगी। अगर आपके बेटे से विवाह कर लिया तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। तब मंगलू बोला, अरे नहीं रे पगली, तू जिंदगी भर रानी की तरह राज करेगी। हमारे पास जितना धन है किसी के पास नहीं है। स्त्री बोली, हाथ धन है, कहीं दिखता तो है नहीं। लगता है आप लोग बड़बोले हो। सिर्फ वाणी में धन है, हकीकत में कुछ भी नहीं है। नहीं, मैं इस घर में नहीं रह सकती, अभी जाती हूँ। मंगलू बोला, रुक पगली, तुझे सब्र नहीं हो रहा तो अभी दिखा ही देता हूँ। धन मेरे चारपाई के नीचे फटी पुरानी गुदरी में रखा है। ध्यान से देख ले और अपने मन से मेरे घर से जाने का ख्याल निकाल दे। स्त्री ने जब धन देख लिया तो अपने पति को खिड़की से इशारा कर दी। वह आ धमका। स्त्री बहुत गंभीर हो गई और बोली कि साले, बोले या जानते हुए कि मैं शादीशुदा हूँ, फिर भी मेरे से अपने बेटे के विवाह की बात की। इसके लिए तुम्हें 10 डंडे मारूंगी और मेरी गाय 10 रुपए में ले ली, उसके लिए 50 डंडे खाने होंगे। और तुम्हारा यह धन तो गाय की कीमत हुई। फिर हम 1-2 दिन में ब्याज भी वसूलने आएंगे। इस बार तो हम सिर्फ तुम्हें ही पीट रहे हैं और स्वर्ण कलश ले जा रहे हैं। अगली बार तुम्हारे बेटों को भी मारेंगे। दोनों ने मार मार कर मंगलू का हाल बेहाल कर दिया। जाते जाते दोनों पति पत्नी सारा धन लेते गए। उधर दोनों बेटा लकड़ी और राशन लेकर घर लौटे तो घर में स्त्री तो नहीं मिली, परंतु उनका बाप चारपाई पर पड़ा पड़ा कराह रहा था। बेटे पिता से पूछे कि ये सब क्या हुआ, आप कराह क्यों रहे हो और वह स्त्री कहाँ है? मंगलू ने बताया कि वह स्त्री उस ग्वाले की पत्नी थी जिसकी गाय हमने ठग लिया था। दोनों पति पत्नी ने मेरे ऊपर बैठ बैठ कर मारा है, मेरी पसली तोड़ दिया है, मेरे शरीर में जगह जगह दर्द हो रहा है। फिर मेरा स्वर्ण कलश, सारी जमा पूंजी लेते गए और बोल गए कि 1-2 दिन में ब्याज लेने भी आएंगे। तुम दोनों को मारने को भी बोल गए हैं। तुम दोनों मेरे साथ घर में रहो, मुझे बहुत डर लग रहा है। ठगी करते करते बूढ़ा हो गया, कभी किसी ने एक थप्पड़ भी नहीं मारा, परंतु तुम दोनों के विवाह के चक्कर में स्त्री के हाथों बुढ़ापे में जूते खिला दिए। दोनों बेटा बोले, पिताजी आप घबराइए नहीं, हम अब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मंगलू बोला, परंतु तुम्हें मेरे लिए वैद्य को तो बुलाना ही होगा, वरना मेरा हाल दर्द से बेहाल हो रहा है। मेरा इलाज नहीं हुआ तो मर जाऊंगा। दोनों बोले कि आज तो रात हो गई है, किसी तरह बर्दाश्त कीजिए। दोनों सुबह में वैद्य ढूंढने चले। उन्हें घर से कुछ दूरी पर एक वैद्य मिल गया। दोनों वैद्य को लेकर घर आए। वैद्य ने बड़ी जान से जांच किया, फिर बोला, बूढ़ा तो इतना पीजा गया है कि इसका इलाज जल्दी नहीं किया गया तो मर जाएगा। तुम दोनों यदि इसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें तत्काल एक काम करना होगा। यहाँ से 5 कोस दूर जंगल में एक गूलर का पेड़ है। उस पेड़ के ऊपर पीपल का पेड़ उगाया है। उस पीपल के पेड़ की छाल हमें लाकर दो, उससे एक दवा बनाऊंगा। उस दवा से बूढ़े का सारा दुख दर्द भाग जाएगा। दोनों बेटा जंगल में छाल लाने चले गए तो ग्वाले ने अपनी नकली दाढ़ी मूछ हटाई और बूढ़े से बोला, ससुर जी आज ब्याज वसूलने आया हूँ। मेरे पत्नी जिसे आपने बेटी कहा था उसने आपसे मिठाई मंगवाई थी, वह मिठाई तुम लोगों ने खाई तो नहीं? मंगलू बोला, भगवान कसम किसी ने उसमें हाथ भी नहीं लगाया। अभी मिठाई का थैला खूंटी पर टंगा हुआ है। मिठाई खा लो परंतु मारना नहीं। ग्वाला बोला, मारूंगा तो जरूर, परंतु मिठाई खाने के बाद। मिठाई खाने के बाद ग्वाले ने पुनः मंगलू को मारा,
परंतु उतना ही मारा कि मंगलू जिंदा रहे। उसके बाद बची हुई मिठाई अपनी पत्नी के लिए लेता गया। जाते जाते बोल गया कि हर 2-4 रोज में तुमसे मिलता रहूंगा और तब तक मिलता रहूंगा कि जब तक कि तुम्हारे बेटे ठगी छोड़ दूसरा काम धंधा शुरू नहीं कर देते। ठग के दोनों बेटा जब जंगल से छाल लेकर आए तो मंगलू ने बताया कि बेटा, वह वैद्य नहीं था, वह ग्वाला ही था। वह मिठाई भी खा गया, उसके बाद मुझे मारा, फिर बची मिठाई लेता गया और बोल गया कि तुमसे मिलता रहूंगा जब तक कि तुम्हारे बेटे ठगी छोड़ नहीं देते। ठग के बेटे बोले, पिताजी आप घबराइए नहीं, हम ग्वाले को बहुत मारेंगे। मंगलू बोला, बेटा तुम लोग जब मारोगे तब मारोगे या खुद पिट जाओगे? मगर वह रोज मेरी हड्डियां तोड़ रहा है, उसे देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे स्वर्ण कलश लेकर चले जाने से अब उसके पास इतना धन हो गया है कि उसे जिंदगी भर और कोई काम ही नहीं है। अगर उसके पास कुछ काम है तो रोज किसी न किसी तरह मुझे मारना। इसके बाद वह तुम दोनों को भी नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि उसे अब रोजी रोटी तो कमाना नहीं। वह हमें मारते मारते इतना ढीठ न हो जाए कि हम सबको मार डाले। इससे पहले तुम लोग ठगी छोड़ कोई काम तलाश लो। मंगलू के बेटों ने अपने पिता की बात नहीं मानी और ग्वाले के घर पहुंच गए। घर में एक मोटी स्त्री थी। उसी से ग्वाले के विषय में पूछे तथा धमकी दिए कि हम साले ग्वाले को मार डालेंगे, उसकी बीवी बच्चों को नहीं छोड़ेंगे। तुम ग्वाले से बोल देना कि वह हमसे बचकर रहे। फिर क्या था, वह मोटी औरत दोनों को पटकर उसके ऊपर बैठ गई। वह कोई थुल-थुल तोंद वाली मोटी नहीं थी, बल्कि पहलवान थी। उसकी उम्र अभी 16 साल थी। वह अपनी भाभी से बोली, भाभी तुम खेत पर काम करके आओ, तब तक भाई और तुम्हारे आने तक दोनों को कुर्सी का काम लेती हूँ। दोनों उसके भार से मारे जा रहे थे। बोले, बहन जी हमें माफ कर दो, हम जिंदगी में कोई ठगी या चोरी नहीं करेंगे। वह स्त्री ग्वाले की छोटी बहन थी। वैसे उसकी और भी 5 बहनें थी जो उस वक्त घर पर नहीं थी। दोनों ठग मरते मरते बाल बाल बच गए थे, परंतु यह अकेली ही कचूमर निकाल रही थी। वह दोनों से बोली, अब जब मुझे बहन बोले हो तो छोड़ ही देती हूँ, परंतु छोटी बहन को कुछ खर्चे दिए जाते हैं। दोनों रोने लगे। बोले, बहन जी हमारे पास कुछ नहीं है। तब ग्वाले की बहन बोली, अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं है? तुम्हारे हाथ है, पैर है, आँख है, उसी में से एक को फोड़ देती हूँ और एक तोड़ देती हूँ। और उसने दोनों की एक आँख और एक पैर तोड़ डाले। बोली कि यह तो मैं तुम लोगों के साथ खेल रही हूँ, अभी हमने मारा कहाँ है? पिटाई तो अब होगी जब हमारे 7 भाई और 4 बहनें खेत से घर आएंगी। दोनों ठग उस लड़की से जान छोड़ देने की दुहाई देने लगे। तब लड़की बोले कि कल तक तुम सब घर छोड़कर कहीं चले जाओगे, हम तुम्हारे घर आएंगे और मिल गए तो समझ लो क्या हाल होगा। सामने लंगड़ाते हुए मंगलू के बेटे उसके पास पहुँचे तो उनकी दशा देखकर मंगलू रो पड़ा। बोला, हमने तुम दोनों को मना किया था पर माने नहीं। अक्ल आई, परंतु एक पैर तोड़वाकर और एक आंख फोड़वाकर। दोनों बेटा बोले कि पिताजी ये तो कुछ भी नहीं है, असली पिटाई तो वे कल करेंगे। वह ग्वाला अकेला नहीं है, उसके 7 भाई और 5 बहनें हैं और सबके सब पहलवान हैं। अभी तो सबसे छोटी ने मारा है, बाकी सब कल मारने आएंगे। ठग बोला कि अब देर मत करो, किसी तरह घसीटते हुए ही सही यहाँ से भाग लो, भीख मांगकर खा लेना पर ठगी मत करना। तीनों रात में ही घर छोड़कर भाग गए और फिर कभी गांव वालों को दिखाई नहीं दिए। जीवन हमें सिखाता है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। किसी को छलने या ठगने का प्रयास करने वाले अंत में खुद ही नुकसान उठाते हैं। ईमानदारी और मेहनत ही सच्चे सुख और सम्मान का रास्ता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया ममता हिंदी कहानियाँ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। ये कहानी प्यार, धन और एक भयानक रहस्य के इर्द गिर्द घूमती है, जहां एक साधारण नौजवान को एक रहस्यमयी सुंदरता के कारण जान का खतरा मोल लेना पड़ता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और इच्छा शक्ति कैसे बड़े से बड़े दर पर जीत हासिल कर लेती है। आइए कहानी शुरू करते हैं। हजारों वर्ष पहले की बात है। नंदगांव नाम का एक गांव था, जहां हरिगोविंद नाम का एक नौजवान रहता था। गांव के लोग उसे प्यार से हरगोविंद कहकर बुलाते थे।
गांव वालों में यह आम बात थी कि वे किसी का नाम अपनी सहूलियत से बदल देते थे। किसी का नाम भले ही कृष्णचंद्र रख दो, लेकिन गांव के लोग उसे किशनबा कहकर ही बुलाएंगे। यह उनका अपना ही अंदाज होता है। तो हरगोविंद को भी लोग हरगोविंद कहकर ही पुकारते थे। हरगोविंद अभी नौजवान था, उसका विवाह भी नहीं हुआ था। जब वह 12 वर्ष का था तभी उसके माता पिता एक दूर की रिश्तेदारी में गए थे, मगर न तो वे रिश्तेदारी में पहुंच पाए थे और न ही घर लौटे थे। बहुत खोजबीन के बाद भी उनका कोई पता नहीं चल पाया। पूरे 6 साल गुजर जाने के बाद भी वे घर नहीं लौटे थे। अब तो यह तय था कि वे इस दुनिया में नहीं थे, वरना वे हरगोविंद से एक दिन भी दूर नहीं रह पाते। वे हरगोविंद को जान से ज्यादा मानते थे, मगर कहाँ चले गए इसका राज्य किसी को नहीं पता चला। हरगोविंद अब घर में अकेला रहा करता था। अगर पिता और माँ होते तो उसका विवाह करा दिए होते। माँ तो उसका विवाह बचपन में ही करा देना चाहती थी, मगर पिता ने नहीं होने दिया था। उन्होंने कहा था कि उस विवाह का क्या मतलब कि बच्चे खुद विवाह का मतलब ही नहीं समझ सके। अब हरगोविंद अकेला रह गया था। घर की थोड़ी सी खेती थी जिसमें इतना अन्न हो जाता था कि उसका अपना खर्च चल जाता था, मगर कुछ बचत कर पाना मुश्किल था। घर के नाम पर एक झोपड़ी थी। बिना पैसे के वह एक अच्छा घर नहीं बना सकता था। घर और कमाई का कोई मजबूत जरिया न हो तो कोई भी अपनी बेटी किसी दरिद्र से नहीं ब्याहता। इसलिए हरगोविंद के विवाह की उम्मीद न के बराबर थी। नंदगांव के पास में ही एक गांव था मोतीपुर, जहां रामदयाल नाम का एक गरीब आदमी अपनी बेटी रमा के साथ रहता था। उसकी बेटी अब सयानी हो चली थी तो वह विवाह के लिए बहुत भाग दौड़ कर रहा था। उसने 20 साल तक कठिन मेहनत कर बेटी के विवाह के लिए पैसा इकट्ठा कर लिया था। वह एक अच्छे खाते पीते परिवार के लड़के से बेटी का विवाह करना चाहता था। किसी ने उसे नंदगांव के हरगोविंद का नाम भी सुझाया था, तो रामदयाल हरगोविंद का नाम सुनते ही भड़क उठा था कि हम अपनी रमा का विवाह किसी भिखारी से नहीं कर सकते। हालांकि रमा ने हरगोविंद को देखा था। हरगोविंद उसे अच्छा लगा था। वह चाहती थी कि उसका विवाह हरगोविंद से हो जाए, मगर अपने मन की बात पिता से कहे कैसे। अगर मन को कोई भा जाए तो धन दौलत कोई मायने नहीं रखता, लेकिन माता पिता मन को नहीं धन को देखते हैं। वे अपनी औलाद को सुखी देखना चाहते हैं। तो रामदयाल को किसी ने बताया कि कनाहरपुर गांव में कई ऐसे लड़के हैं जो अभी अविवाहित हैं और वे सरितापुर नगर में काम करते हैं। अब जो नगर में रहता हो उसके पास पैसे की क्या कमी। रामदयाल बिना देर किए कन्हरपुर गांव चला गया। उसे गांव से बाहर ही एक बूढ़ा आदमी मिल गया जिसका नाम रतिराम था। वह बहुत बदमाश आदमी था। जब वह जवान था तब जेबकतरी किया करता था, मगर अब बूढ़ा हो गया था तो ठगी का काम कर लेता था। वह गांव से बाहर ही रामदयाल से मिल गया तो रामदयाल ने उससे पूछ लिया कि भैया, इस गांव के किसी के लड़के सरितापुर में रहते हैं? अगर कोई कुंवारा हो तो हम उससे बेटी का विवाह कर देना चाहते हैं। तब रतिराम बोला कि हाँ, हमारे गांव के 3-4 लड़के वहाँ हमारे बेटे के साथ रहते हैं। हमारा बेटा चंदर एक नगर सेठ के यहाँ मुनीम है। उसे मजदूर की जरूरत थी तो यहाँ से 4-5 मजदूरों को ले गया है। वे सभी शादीशुदा है। हाँ, अभी हमारा चंदर कुंवारा है। उसके विवाह के लिए हमारे यहाँ रोज कहीं न कहीं से लोग आते रहते हैं। उन्हीं को टालने के गरज से मैं इधर बगीचे में आकर रहता हूँ। बेवजह खर्चे करने पड़ते हैं। अब उन्हें कोई पेड़ा से कम तो पानी भी नहीं पिलाएगा। बिना भोजन किए दरवाजे से जाने नहीं देगा। अब रोज 2-4 आदमी को खाना बनाना और खिलाना कोई आसान काम नहीं है। पत्नी मुझ पर ही नाराज होती है कि रोज अपना बैठका क्यों करा रहे हो। बेटे का विवाह कोई अच्छी सी लड़की देखकर निपटा दो। मगर बेटा है मेरा, हमने पढ़ाने लिखाने में उसे योग्य बनाने में बहुत खर्चे किए हैं, तभी तो वह मुनीम बन पाया है। अनपढ़ रह जाता तो कहीं जाकर मजदूरी करता। अब खर्च की है तो उसे वसूलना भी है। रामदयाल बोला कि भाई, मुझे कोई मजदूरों से बेटी नहीं ब्याहना। मुझे तो आपका बेटा ही अच्छा लगता है जो नगर में मुनीम है, और फिर मैं कोई मुफ्त में विवाह की बात नहीं कर रहा। आप बताओ कि कितना खर्चा लोगे। तब रतिराम बोला कि भैया, 1000 सोने का सिक्का लूंगा तो बेटे का विवाह कर दूंगा। रामदयाल बोला कि देखिए, मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ कि आपके बेटे को खरीदने आया हूँ, और आपको भी अपने बेटे को बेचना नहीं चाहिए। मैं स्वेच्छा से 500 सोने का सिक्का दे दूंगा।
अगर आपको कल चाहिए तो कल ही ले लो। रतिराम बोला कि इतना तो सभी दे रहे हैं, आप और कुछ बढ़ जाओ तो विचार करता हूँ। रामदयाल बोला कि मेरे पास कुल जमा पूंजी इतनी ही है। हाँ, चाहो तो बेटी को देख सकते हो, वह हजारों में एक है। रतिराम बोला कि हाँ, ये बात आप ठीक कहते हो। हम पहले लड़की देख लेते हैं और आपके पास से पैसा लेकर आ जाते हैं। फिर लड़के को सरितापुर से बुलवा लूंगा और 1 माह के अंदर विवाह करा दूंगा। रामदयाल बोला कि शुभ कार्य में फिर देर किस बात की? आप अभी हमारे साथ मेरे गांव चलो, पहले लड़की देख लो। यदि पसंद आए तो आज ही पैसा ले लो, फिर हम विवाह की एक तिथि तय कर देंगे। रतिराम बोला कि वैसे तो मेरे पास अभी कई काम है, लेकिन मैं बेटे के विवाह की बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता। हम बेटे के लिए पहले बहू पसंद कर लेते हैं। दोनों वहां से चले और मोतीपुर आ गए। रामदयाल ने बेटी रमा को बताया कि तुम्हें देखने के लिए तुम्हारे होने वाले ससुराल से कोई आया है, तुम जल्दी से तैयार हो जा। रमा हैरान हुई कि इतनी जल्दी? अरे अभी तो आप गए थे, मगर 2 घंटे में बात कैसे बन गई? रमा को भय लगने लगा। वह किसी अनजान भय से कांप उठी, मगर पिता की बात माननी थी। वह तैयार हो गई तथा उस आदमी के सामने आई जिसका नाम रतिराम था। रतिराम ने लड़की को देखते ही बोला कि समधी जी, लड़की लाखों में एक है, ये मुझे बहुत पसंद है। अब आप देर मत करो, शुभ शगुन दो। मैं घर लौटकर फटाफट विवाह की तैयारी कराता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह लड़की जल्द से जल्द मेरी बहू बने, मेरी पत्नी को आराम दे। आप सिर्फ मुझे कही गई रकम ही देना, मुझे और किसी सामान की अब जरूरत नहीं है। विवाह के दिन आप लड़की को 2 कपड़ों में भी भेज सकते हो, मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। रामदयाल बेटी के पास गया कि जल्दी से पैसा निकाल कर दो मुझे, अभी इस आदमी को देने हैं। रमा बोली, पिताजी आप ये क्या कर रहे हो? अभी पैसा देने की क्या जरूरत है? और फिर पैसा कई आदमी के सामने दिया जाता है। ये आदमी गलत निकला तो फिर क्या होगा? या फिर पैसा लेकर विवाह से इनकार कर जाएगा, तब आप क्या करोगे? रामदयाल बोला, तुम अभी बच्ची हो, कुछ नहीं समझती हो, हर बात में कोई न कोई नुक्स निकालती हो। हम बड़े लोग जो भी फैसला लेते हैं बहुत सोच समझ कर लेते हैं। अरे इनकार कैसे कर जाएगा? उसके बाप का राज थोड़े है, किसी चीज के नियम होते हैं। और फिर अच्छे लड़के की तलाश में, अच्छे घर की तलाश में आदमी को जोखिम उठाना पड़ता है। उसका बेटा सरितापुर में एक सेठ के पास मुनीम है, ये कोई छोटी बात नहीं है। विवाह होते ही वह तुम्हें नगर में लेकर चला जाएगा, तुम रानी की तरह राज करोगी। रमा बोली कि पिताजी चाहे कुछ भी हो, आप पैसा उस आदमी को कभी अकेले में मत देना। रामदयाल ने बेटी की बात नहीं सुनी और उसे 500 सोने के सिक्के दे दिए और बोला कि हम लोग एक विवाह की तिथि तय कर लेते हैं। सुखराम बाबा हमारे गांव के अच्छे पंडित हैं, उनको बुलाकर विवाह की तिथि तय कर देते हैं। संयोग से सुखराम सामने से जाते दिखे तो रामदयाल ने उन्हें बुला लिया और तिथि तय करने की बात कही। तो सुखराम बाबा ने भी ऐतराज किया कि यह क्या कर रहे हो? अरे पहले लड़के को देख लो, कैसा है, कहीं ज्यादा उम्र का तो नहीं है? तब रामदयाल बोला कि बाबा आप भी बूढ़े हो गए, परंतु आपको कोई समझ नहीं हुई। अरे कमाऊ पूत में ऐब नहीं देखे जाते, उसकी उम्र नहीं देखी जाती। आप बस लगन देखो और एक अच्छा सा मुहूर्त निकालो। तब सुखराम पंडित ने बताया कि आज के 26वें दिन विवाह का शुभ मुहूर्त है, तुम उस दिन बेटी का विवाह कर सकते हो। रामदयाल और रतिराम ने विवाह की तिथि तय कर दिया तथा जाते जाते रतिराम बोला कि समधी जी, आप इस बात को गोपनीय रखना, पहले कोई शोर शराबा न करना, वरना बात बिगड़ जाएगी। मेरा सौदा चोखा है, संभव है लोग ऊंची बोली लगाने लगेंगे, तो यदि बात दबी रही तो किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी और विवाह भी हो जाएगा। इतना कहकर रतिराम चला गया तो रामदयाल बहुत खुश हुआ। वह रमा के विवाह की तैयारी में लग गया। उधर रमा इस विवाह से कोई खुश नहीं थी। उसे जब पता चला कि पिता ने तो लड़का देखा ही नहीं है कि कैसा है, जवान है या फिर बूढ़ा है, वह शरीर से ठीक है या अपंग है, लेकिन वह जमाना दूसरा था। लड़की अपने विवाह के विषय में कोई बात नहीं करती थी तो रमा भगवान के भरोसे थी। अब जो भगवान की मर्जी होगी वही होगा। समय धीरे धीरे नजदीक आ गया। विवाह की पूरी तैयारी हो गई। वह दिन भी आ गया जिस दिन बारात आने वाली थी। रमा को यह विवाह बहुत अजूबा लग रहा था। पिताजी ने लड़के वाले के घर जाकर कोई रस्म ही पूरा नहीं किया।
आज सीधे बारात आ रही है। इस तरह शाम हो गई, मगर बारात का कहीं अता पता नहीं चला। इंतजार करते करते आधी रात हो गई, मगर बारात नहीं आई। अब विवाह का सारा माहौल फीका पड़ गया था। अब रामदयाल को भी बड़ी शंका होने लगी थी कि वह आदमी शायद धोखा दिया है। घर आए मेहमान भी रामदयाल को समझा रहे थे कि कहीं इस तरह विवाह होता है। अरे, पहले लड़का का घर देखा जाता है, लड़का देखा जाता है, उसका रोजगार देखा जाता है, फिर विवाह तय किया जाता है। रही लेने देने की बात, तो कभी भी पूरे पैसे विवाह से पहले नहीं दिए जाते, और जो दिए जाते हैं वह 10 आदमी के सामने दिए जाते हैं। मान लो वह आदमी धूर्त निकल गया तो क्या कर लोगे? रामदयाल को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वह किसी तरह रात गुजारना चाहता था। धीरे धीरे रात गुजर गई तो रामदयाल कुछ आदमियों के साथ कन्हारपुर गांव गया। उसने पता किया कि रतिराम का घर कौन है। एक आदमी ने बताया कि रतिराम, अरे रतिराम से आप लोगों का क्या काम आ पड़ा है? तब रामदयाल ने सारा किस्सा सुना दिया। तब उस आदमी ने बताया कि भैया, रतिराम का यहाँ कोई घर नहीं है। एक टूटी झोपड़ी थी, वह कब की गिर चुकी है। रतिराम का विवाह नहीं हुआ है, न ही उसका कोई बेटा है। वह एक महाठग है। उसने अपनी बहनों को भी ठगने से नहीं छोड़ा। वह अपनी विवाहिता बहन को भी बेच देने के फिराक में था, तो उसके बहनोई ने आग का लुखार जलाकर उसे गांव से खदेड़वाया। अभी 20 दिन पहले इस गांव वालों ने उसे पागल भैंसे की तरह हल्ला करते हुए बहुत दूर तक खदेड़ दिया। अब वह कहीं दूर भाग गया है। रामदयाल को समझ में आ गया था कि उसका पैसा लुट चुका है। यह सोचते ही वह गश खाकर गिर पड़ा। रामदयाल ऐसा गिरा कि फिर उठ नहीं सका। उसके प्राण निकल गए। साथ गए लोग उसे गांव उठा लाए और अंतिम संस्कार कर दिया। खुशी का मौका गम में बदल गया। 2-4 दिन रिश्तेदार रमा को सांत्वना दिए कि वे पिता की कमी को पूरा कर देंगे, उसका विवाह करा देंगे, मगर धीरे धीरे सभी खिसक लिए। विपत्ति में कोई काम नहीं आया। पड़ोस के बुजुर्ग शिवराम, जो रमा को बचपन से अपनी बेटी मानते थे, मगर इतने करीब थे कि खुद का भोजन नहीं जुटा पाते थे, आखिर में उसने ही रमा को सांत्वना दिया कि तू घबरा नहीं, यह संसार है। यहाँ कहने को तो सभी अपने हैं, मगर वक्त पर कोई साथ नहीं देता। इस जिंदगी का बोझ इंसान को अकेले उठाना पड़ता है। बुजुर्ग शिवराम ने ही रामदयाल को सुझाव दिया था कि तुम एक बार नंदगांव जाकर हरगोविंद से बात कर लो, मगर उसकी बात रामदयाल ने हवा में उड़ा दिया था। बुजुर्ग शिवराम खुद चलकर हरगोविंद के पास गया और बोला कि बच्चा, एक पुण्य का काम कर दो। उसने रमा पर गुजरी हर बात बताई तो हरगोविंद बोला कि मैं उस लड़की का हाथ पकड़ने को तैयार हूँ, मगर शर्त इतनी है कि वह मुझे पसंद करे। शिवराम बोला कि बेटा, वह किसी को दिल से चाहती है तो वह तू है, मगर वह लड़की है, अपने दिल की बात कैसे किसी से कहे? हरगोविंद बोला कि दादा, आप जैसा उचित समझो, मैं वैसे ही तैयार हूँ। तब शिवराम ने बताया कि रमा के पिता के नहीं रहने पर रिश्तेदार साथ छोड़ चुके हैं। रमा जवान लड़की है, उसे घर में अकेले रहना, फिर किसी के घर जाकर काम करना कहीं से अच्छा नहीं है। जमाना कितना बुरा है, तुम खुद सोच सकते हो। मेरी बात मानो और आज ही उसे अपने घर लाओ। मैं खुद उसका हाथ तेरे हाथ में दे देता हूँ। हरगोविंद तैयार हो शिवराम के साथ मोतीपुर चला गया तो शिवराम और सुखराम पंडित ने रमा का विवाह हरगोविंद से करा दिया। रमा ने शिवराम से कहा कि काश मेरे पिताजी आपकी बात मान गए होते तो आज जिंदा होते, मगर होने को कुछ और ही मंजूर था। भगवान जब किसी का सहारा छीन लेते हैं तो कोई न कोई दूसरा सहारा जरूर दे देते हैं। रमा हरगोविंद के साथ नंदगांव चली आई। वह हरगोविंद से बताई कि वह 2 साल से हरगोविंद को पसंद कर रही थी, मगर वह पिता से नहीं कह पाई। नतीजा हुआ कि अपने पिता को खो दी। हरगोविंद भी पत्नी पाकर बहुत खुश था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका विवाह भी हो पाएगा, मगर हरी इच्छा, वह सबका ख्याल रखते हैं। वह अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। वह अपनी पत्नी के सहयोग से थोड़ी सी जमीन में अब उतना अन्न पैदा करने लगा कि दोनों आराम से रहने लगे। समय गुजरने लगा तो उन्हें एक पुत्र हुआ, जिसका नाम दोनों ने बड़े प्रेम से रोशन रखा। अब दोनों को और किसी चीज की चाहत नहीं थी। रोशन बचपन से ही होनहार लड़का था। धीरे धीरे बड़ा हुआ तो उसे माता पिता को गरीब देखना रास नहीं आ रहा था। जब सयाना हुआ
तो वह घर से दूर जाकर कोई काम करने का कार्यक्रम बनाने लगा। मगर माँ रमा को उसका घर से दूर जाना कहीं से भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो वह मना कर दी कि तुम कहीं नहीं जाओगे, हमारे पास जो कुछ भी है हम उसी में अपना गुजारा कर लेंगे। मैं तो तेरे विवाह की सोच रही हूँ। विवाह हो जाने पर तुम पत्नी से दूर कैसे रह सकोगे? आदमी को कभी भी पत्नी से दूर नहीं रहने चाहिए। उसकी सुरक्षा, उसकी देखरेख सिर्फ पति ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात कि आदमी में संतोष आ जाए तो थोड़े में भी गुजारा कर सकता है, वरना असंतोष मन के लिए दुनिया छोटी पड़ जाती है। माँ के दबाव में रोशन ने अपना विचार बदल लिया, मगर उसके मन में जिज्ञासा बनी रही। रोशन के माता पिता बहुत गरीब किसान थे, कठिन मेहनत कर किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। रोशन माता पिता का इकलौता बेटा था, तो हरगोविंद और रमा चाहते थे कि उनका बेटा हमेशा उनके आंखों के सामने रहे, इसलिए गरीबी में भी उससे कोई काम नहीं लेते थे। दोनों खेत में खुद काम करते। रोशन उनके साथ खेत में जाता, मगर उससे कोई बड़ा काम नहीं लेते थे। रोशन सोचता कि इस तरह दोनों मुझे कब तक बच्चा समझ प्यार करते रहेंगे, परंतु जवान बेटे से माता पिता की तकलीफें नहीं देखी जाती। उधर जब खरीफ फसल की बारी आई तो भयंकर अकाल पड़ गया, बरसात हुई ही नहीं। पुराने जमाने की खेती पूरी तरह बरसात पर आधारित थी। जिस साल बरसात नहीं हो पाती तो किसान बदहाल हो जाते। हरगोविंद के घर में पहले से जमा अन्न नहीं था। कुल जमा पूंजी 2 माह के लिए अन्न था, आगे के लिए कोई और प्रबंध नहीं था। तो अब न चाहते हुए भी दिल पर पत्थर रखकर रोशन को कहीं काम धंधा के लिए भेजना था। रमा नहीं चाहती थी कि रोशन कहीं न जाए, वह पति से भी दूर रहना नहीं चाहती थी। आखिर रोशन के बहुत जिद करने पर उसे 3 माह के लिए बाहर भेजने पर माँ तैयार हो गई। वह बोली कि अब तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा, तो एक बात का ख्याल रखना कि कहीं भी काम ईमानदारी से करना, नशे से दूर रहना। बाहर में बहुत ऐसे लोग मिल जाते हैं जो बुरे होते हैं, वह अपनी तरह दूसरे को बनाना चाहते हैं। हो सके तो किसी से दोस्ती रखना ही नहीं। बाहर में एक और मुश्किल होती है, हमने देखा तो नहीं है मगर सुना है कि नगर में बुरी स्त्रियों के लिए अलग से बस्ती होती है, वहाँ भले लोग नहीं जाते, तुम उस स्थान पर कभी मत जाना। तब रोशन बोला कि माँ तुम चिंता मत करो, मैं कोई नगर में नहीं जा रहा बल्कि विक्रमपुर जा रहा हूँ। वहाँ तुम्हारे मामा के बेटे अजय रहते हैं, मैं उनके पास ही जाने का विचार कर रहा हूँ। वह पिछली बार आए थे तभी मुझे अपना पता दे गए थे। वह कह गए थे कि जब तुम्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत पड़े तो तुम दूसरी जगह कहीं मत जाना, सीधे मेरे पास आ जाना, वहाँ तुम्हें मैं काम दिलवा दूंगा। विक्रमपुर का जमींदार बहुत ईमानदार आदमी है। सबसे बड़ी बात कि उसकी जमींदारी में कभी सूखा नहीं पड़ता। वहाँ एक पहाड़ी है जिसमें से एक झरना का पानी गिरता है। झरना का पानी जमींदार के खेत से होकर गुजरता है, तो उसे किसी भी मौसम में पानी की कोई कमी नहीं पड़ती। रमा बोली कि बेटा तब तो अच्छी बात है, अजय अच्छा लड़का है, वह रिश्ते में तेरा चाचा लगेगा। तुम उसके साथ प्रेम से रहना, वहाँ किसी से झगड़ा मत करना। तुम चाहो तो कल ही जा सकते हो, मैं रास्ते के लिए खाना बना दूंगी। रोशन बोला कि ठीक है, तुम कल के लिए भोजन का प्रबंध कर दो। तो रमा ने बेटे के लिए रास्ते का खाना बना दिया। सुबह में माता पिता ने बेटे को विक्रमपुर के लिए विदा किया। विक्रमपुर नंदगांव से 80 मील की दूरी पर था, तो रोशन घर से चल पड़ा। जमाना पुराना था, अक्सर गरीब लोग पैदल ही यात्रा करते थे। विक्रमपुर के लिए कोई सड़क मार्ग नहीं था, पगडंडी पकड़कर जाना था। रास्ते में नदी नाले और कई छोटे बड़े जंगल भी थे, तो बीच बीच में गांव भी थे। रोशन विक्रमपुर के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसे कई लोग मिल गए जो यात्रा कर रहे थे, मगर माँ ने मना किया था कि किसी से दोस्ती मत करना। जाहिर था कि साथ चलता तो उन लोगों से बातें करता, और जब बातें करता तो वे इसके दोस्त बन जाते। अगर वे बुरे हुए तो रोशन के लिए और मुश्किल हो जाती, तो वह अकेले ही चलता रहा। वह 2 दिन के सफर में ही विक्रमपुर पहुंच गया। रोशन पता करते पहुंच गया अपनी माँ के मामा के लड़के अजय के पास। अजय अपने पास रोशन को देखकर बहुत खुश हुआ, बोला कि चलो मैं जमींदारनी से कहकर काम दिलवा देता हूँ। क्या है कि 2 माह पहले जमींदार साहब की तबीयत खराब हो गई थी, तो वो सरितापुर चले गए थे, वहीं उनके बेटे बहू रहते हैं। अब यहाँ का कार्यभार देखने के लिए जमींदारनी आ गई है।
ये बहुत ही दयालु स्त्री है, मैं तुझे कोई अच्छा काम दिलवा देता हूँ। अजय जमींदारनी से बताया कि यह मेरा रिश्तेदार है, अभी इसकी उम्र कम है, आप इसके लिए कोई आसान काम दे दीजिए। जमींदारनी ने रोशन को मेट का काम दे दिया। बोली कि अभी तुम कोई बड़ा काम करने के काबिल नहीं हो, मगर काम कर रहे लोगों की देखभाल तो कर ही सकते हो। तुम्हें यही ध्यान रखना है कि कोई मजदूर अनावश्यक बैठा न रहे। बहुत ऐसे मजदूर होते हैं कि दूर खेत में किसी पेड़ के नीचे छिपकर सो जाते हैं, तो वैसे लोगों पर नजर रखनी है। रोशन जमींदारनी पर बेहद खुश हुआ। मेज का काम मिल जाने से उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। जब घर से चला था तब उसे लगा था कि बहुत कठोर काम करने पड़ेंगे, मगर उसके मन के अनुसार काम मिल गया। उसे 50 मजदूरों के दल का निगरानी करना था। रोशन को ये नौकरी बहुत अच्छी लगी। कोई भी नया लड़का जब कोई अच्छी नौकरी पा जाता है तो वह कुछ समय तक अपना रुतबा जरूर दिखाता है। वह काम में कोई ढिलाई नहीं देखना चाहता। रोशन नया लड़का था तो थोड़ा सख्त था। मजदूरों पर विशेष निगरानी कर बहुत ज्यादा काम 1 महीने में करा दिया। अपने समूह में नया लड़का रखा था। जो बहुत काम करते थे वे उतना काम कर दिए कि उतना काम तो 6 महीने में भी 50 मजदूर नहीं कर पाए थे। जमींदारनी रोशन की जज्बा देख बहुत खुश हुई। उसने रोशन की पगार बढ़ाकर 3 गुनी कर दी। पहले वह 30 चांदी के सिक्के प्रतिमाह पर रखी थी, मगर अब सीधे 100 चांदी का सिक्का कर दी। रोशन जमींदारनी का इतना प्रिय बन गया कि उसे रहने के लिए अलग से कमरा दे दी। उसके खाने का प्रबंध अपने घर में करा दी। रोशन ने अपनी मजबूरी जमींदारनी से बताया था कि मेरे घर में मेरे माता पिता रहते हैं, मगर अकाल पड़ जाने के कारण बहुत परेशान होंगे। मैं जब आया था तब घर में मात्र 2 माह के कुल जमा पूंजी राशन था, अब तो खत्म होने के कगार पर होगा। आप इजाजत दो तो मैं पगार अपने माता पिता को देकर लौट आऊं। जमींदारनी बोली, हाँ तुम अपनी पगार माता पिता को जरूर दे आओ, मगर वहाँ रुकना नहीं। 2-3 दिन रहकर जरूर आ जाना, मैं तेरा इंतजार करूंगी। कहो तो साथ में एक आदमी भेज देती हूँ। जमाना खराब है, रास्ते में कोई पैसा चोरी कर लिया तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। जमींदारनी ने अजय को ही उसके साथ भेज दिया तथा अजय से बोली कि इसे साथ लेकर आना। रोशन और अजय गांव गए तो रोशन की माँ अब नहीं चाहती थी कि अब रोशन घर से दूर जाए, मगर अजय के समझाने पर उसके साथ भेजने को तैयार हो गई। इधर जमींदारनी ने अपना एक अलग इरादा बना लिया था। जमींदारनी की एक और जमीन थी जो करीब 4000 एकड़ में थी। वह जमींदारनी के हवेली से 30 मील दूरी पर उत्तर की तरफ पहाड़ी में थी। वह बहुत उपजाऊ जमीन थी, मगर करीब 20 साल से बंजर पड़ी थी। कोई खेती के लिए नहीं जाता था। वह जगह काली बाबा के डेरा के नाम से विख्यात था। अब वहाँ की जमीन क्यों पड़ी रह जाती थी, इसके पीछे एक कारण था। वहाँ एक खंडहर था जिसमें जाने वाला कभी जिंदा लौट कर नहीं आता था। मजदूर उत्सुकतावश उस खंडहर में चले जाते थे, मगर जाने के बाद कभी वापस नहीं आते थे। वहाँ जाकर करीब 30 के आसपास मजदूर अपनी जान गंवा चुके थे। तो जमींदार साहब ने वहाँ की खेती ही बंद करा दी थी। वहाँ हजारों एकड़ का बाग, बहुत बड़ा गोदाम, बड़ा सा गौशाला सब बंद हो गया था। अब वहाँ एक बुजुर्ग आदमी के अलावा कोई नहीं रहता था। तो जमींदारनी के मन में फिर एक बार वहाँ खेती का काम कराने का विचार आया। वह अपने बूढ़े नौकर से सलाह ली तो वह बताया कि आप वहाँ खेती का ख्याल अपने मन से निकाल दीजिए। रोशन नया लड़का है, उसकी जान जोखिम में मत डालिए। वहाँ सबसे ज्यादा खतरा नए लड़कों पर ही रहता है। आप खुद याद करो कि जब आप हवेली में पहली बार आई थी तब जमींदार साहब ने काली बाबा के डेरा पर 50 मजदूर भेजे थे। उन मजदूरों को वहाँ एक बूढ़े मजदूर ने नए मजदूरों को आगाह किया था कि चाहे कहीं भी घूम लेना, काली बाबा के खंडहरों में मत जाना। मजदूरों ने उसकी बात मान ली थी। जमींदार साहब ने जाने से पहले मजदूरों को बार बार चेताया था, फिर भी मजदूरों ने जमींदार साहब की बात को गंभीरता से नहीं लिया। और एक दिन 10 मजदूरों ने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो, हम काली बाबा की खंडहर बनी हवेली घूमने जरूर जाएंगे। अरे हमें सिर्फ घूमने जाना है, वहाँ कोई खजाना लूटने थोड़ी जाना है। मजदूर चुपके से निकल लिए। दूसरे मजदूरों को इसकी भनक तक नहीं लगी। मजदूर चले तो गए पर लौट कर नहीं आए। तब सबको पता चला कि यहाँ 10 मजदूर कम हो गए हैं। अब इसमें शक वाली बात ही नहीं थी कि वे खंडहर में नहीं गए हैं,
बहुत जानकार लोग काली बाबा के खंडहर बनी हवेली के आसपास तक गए, पर उन्हें मजदूरों को खोजने में सफलता नहीं मिली। उनके जाते हुए पांव के चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, परंतु आते हुए पांव उन्हें कहीं नहीं दिखे। यहाँ तक कि जानवरों के भी पांव के चिन्ह भूमि पर पड़े थे, मगर आते हुए एक भी निशान नहीं थे। वह कितना खतरनाक खंडहर है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। उसी साल जमींदार ने वहाँ की खेती हमेशा के लिए बंद करा दी थी। अब आप कोई जोखिम न लो, मगर जमींदारनी धुन की पक्की थी। उसने मन में एक बार ठान लिया तो ठान लिया। वह रोशन को ही मोहरा बनाकर आजमाना चाहती थी। कई वर्षों से वहाँ के बाग बगीचे में भी कोई नहीं गया। एक बूढ़ा आदमी अपने जीवन की आशा त्याग जमींदार के डेरा और गोदाम की रखवाली करता था। जमींदारनी ने सोच ली कि रोशन ही वहाँ के उजड़े हुए चमन में खुशी ला सकता है। वहाँ की जमीन फिर से हरी भरी हो सकती है। एक सप्ताह बाद जब रोशन गांव से वापस आ गया तो जमींदारनी उसे घर के अंदर अकेले में ले गई और बोली कि बेटा रोशन, तू हमारे बेटा की तरह है। मैं तुमसे एक खतरनाक काम लेना चाहती हूँ। उसमें बहुत बड़ा जोखिम है, मगर हमें पूरा उम्मीद है कि तुम उस जोखिम को आसान कर दोगे। हमारे पास एक 4000 एकड़ की जमींदारी है जो काली बाबा की हवेली के नाम से मशहूर है। आप वहाँ कहने को हवेली है, उसमें रहने वाले और बनाने वाले कब के मर खप गए हैं। अब वह खतरनाक खंडहर है, उस खंडहर में जाने वाला कभी जिंदा वापस नहीं आता। इसलिए मैं तुम्हें सबसे पहले आगाह करती हूँ कि उस खंडहर की तरफ भूल से मत जाना। तुम मेरे सिर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि यह गलती नहीं करोगे। रोशन बोला कि आप मेरी माँ की तरह हो, आप कसम नहीं देती तब भी मैं उस खंडहर में नहीं जाता, मगर मैं आपकी कसम खाता हूँ कि मैं कभी उस खंडहर में नहीं जाऊंगा। जमींदारनी ने बाकी ही गोपनीय तरीके से रोशन को काली बाबा की हवेली वाले गोदाम पर भेज दी। रोशन पहले शुरुआत में 50 मजदूर लेकर चला गया। रोशन ने पहले दिन वहाँ की जमीन, बाग बगीचे पर नजर दौड़ाई। उसे सब कुछ बहुत अच्छा लगा। उसे दूर से एक हवेली भी नजर आई जो ढह चुकी थी। उसने सोचा शायद वही हवेली काली बाबा की हवेली है। रोशन दूसरे दिन से खेती के काम में लग गया। उसने आसपास के गांव के हजारों मजदूरों को काम पर लगा दिया। 1-2 हफ्ते में ही उजड़े चमन में बाहर आ गई। बाग बगीचे खिल उठे तो बंजर जमीन में रौनक आ गई। कल तक लग रहा था कि जमीन रो रही है, मगर अब लग रहा था कि खेत हंस रहे हैं। चिड़ियों की कलरव, कोयल की कूक और मोर के नाच ने रोशन को मंत्रमुग्ध कर दिया। इतना मनोरम और सुंदर दृश्य उसके दिल को सुकून दे रहा था। वह साथ आए मजदूरों को दिन में 10 बार चेतावनी दे रहा था कि कोई भी भूलवश भी काली बाबा के खंडहर की तरफ नहीं जाना। वह एक शाम टहलता हुआ बहुत दूर जंगल के पास चला गया। वह जंगल भी जमींदारनी का ही था। रोशन ने आसमान की तरफ देखा तो सूर्य अस्ताचल को जा चुका था। उसे ख्याल आया कि अरे, मैंने तो यहाँ आकर गलती कर दी। लौटने में बहुत रात हो जाएगी। ऐसे जगहों पर दिन के उजाले में ही घूमना चाहिए। वह तेज कदमों से वापस लौट चला। उसके पास कोई रोशनी की भी व्यवस्था नहीं थी, तो तेज कदमों से अपने ठहरने के स्थान की तरफ चल पड़ा। सहसा उसे एक बहुत खूबसूरत लड़की दिखाई दी। वह बहुत हैरान हुआ कि इस जंगल में लड़की, मुझे तो एक माह हो गया यहाँ जाए, कोई बूढ़ी स्त्री भी नहीं दिखाई दी थी। यहाँ तो जंगल के आसपास या दूर दूर तक कोई गांव या घर नहीं है, फिर यह लड़की यहाँ कैसे? लड़की उसके पास आ गई और उसे देखकर मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुराहट ने रोशन के भावना को शून्य बना दिया। उसके मन में आ रहे सारे विचार अचानक से गायब हो गए। रोशन को अब वह लड़की बहुत सुंदर और मन को मोह लेने वाली लग रही थी। उसे देखकर उसके मन में प्रेम उत्पन्न हो रहा था कि तभी वह खूबसूरत लड़की रोशन के नजदीक आकर बोली, नौजवान, तुम बहुत सुंदर हो। तुम कौन हो, कहाँ के हो? तुम्हें देखकर तो तुमसे लिपट जाने का मन करता है, परंतु अजनबी लड़के हो, तुम बुरा मान जाओगे। तुम्हारा नाम क्या है? रोशन कई बार बोला कि मंगल, मंगल, मेरा नाम मंगल है। मूल कहानी से रोशन का नाम मंगल कर दिया गया है। रोशन को लगा कि ये कोई सपना तो नहीं। उसे लगा कहीं सपना तो नहीं देख रहा। तभी लड़की बोली, नहीं मंगल, तुम सपना नहीं देख रहे। सच में मैं एक खूबसूरत लड़की तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। मुझको तो तुमको देखते ही प्यार आ गया है। अगर तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए प्यार उमड़ आया है
तो कल रात 12 बजे काली बाबा की हवेली आ जाना। इतना कह लड़की पीछे पलटी और बोली, रात हो रही है, चलती हूँ। तुम भी जल्दी अपने डेरे पर लौट जाओ। तुम अपना ख्याल रखना। और वह लड़की तेज कदमों से चलकर जंगल में ओझल हो गई। राशन अपने को ठगा महसूस कर रहा था। राशन को ख्याल आया कि वह सपने वाली बात कैसे जान गई कि मैं मन में क्या सोच रहा हूँ। वह लड़की कौन हो सकती है? मैं तो लड़की का नाम नहीं पूछ पाया। ये भी नहीं पूछ पाया कि उसने रात में ही क्यों काली बाबा की हवेली में बुलाया है, दिन में क्यों नहीं। राशन को अब यह ख्याल ही नहीं रहा कि वह जमींदारनी को कोई वचन भी दिया है। उसके सिर पर हाथ रखकर कसम खाया है कि काली बाबा की हवेली नहीं जाएगा। उसके मन में वह लड़की घर कर गई थी। उसे दूर होकर उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। राशन उस लड़की के लिए इस तरह तड़प रहा था जैसे कोई मछली पानी से बाहर हो गई है। प्रेम भी क्या अजीब चीज है। कोई 7 बरसों से रह रहा हो फिर भी उस पर प्यार नहीं आता, और कोई एक झलक दिखलाकर चली जाए तो उसके बिना जीना मुश्किल हो जाता है। प्रेमी प्रेमिका का भी एक अजीब खेल है। जब दूर रहते हैं तो बहुत कुछ कहना चाहते हैं, परंतु सामने आने पर कुछ नहीं कह पाते। रोशन को जीने का एक सहारा बस यह मिल गया था कि कल रात में बुलाई है तो उसे एक बार और देख लेने का मौका मिलेगा। वह कहाँ बुलाई है इस बात पर गौर नहीं कर रहा था। वह उस लड़की के विषय में सोचता हुआ अपने डेरे पर आ गया। रात में बहुत सोने का प्रयास किया, परंतु उसे नींद नहीं आई। करवटें बदलते हुए सारी रात बीती। वह लड़की उसके दिमाग से उतर ही नहीं रही थी। सुबह में रोशन डेरा में रह रहे बूढ़े आदमी से पूछा कि दादा, ये काली बाबा की हवेली में कोई रहता है क्या? वह आदमी बोला, अपने काम से मतलब रखो। कौन कहाँ रहता है, क्या करता है, हवेली में क्या है, इन सब बातों से दूर रहो। यही तुम्हारे लिए अच्छा है। हो सके तो उधर देखो भी नहीं। भूल जाओ कि यहाँ कोई काली बाबा की हवेली भी है। वह आदमी बहुत नाराजगी में यह बात कहा और चला गया। रोशन उस वक्त चुप ही रह गया। उसे लगा इस बात को और से बताने से कोई लाभ नहीं। जितनी मुंह उतनी बातें करेंगे। किसी साले को काली बाबा की हवेली का कोई ज्ञान नहीं है। वह अब रात 12 बजे का इंतजार करने लगा। 12 बजने पर वह उठकर हवेली की तरफ चल दिया, परंतु उसे वहां तक नहीं जाना पड़ा। रास्ते में ही वह खूबसूरत लड़की मिल गई। वह उससे बोली, अब मुझसे ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा था, इसलिए स्वयं चली आई। चलो किसी पेड़ के पास बैठकर बातें करते हैं। वह रोशन से लिपट गई। रोशन का रोम रोम रोमांचित हो उठा। अब वह सारी हदें पार कर जाना चाहता था। उसने धीरे धीरे लड़की के वस्त्र हटाने शुरू किए, परंतु उसके कपड़े थे कि शरीर से चिपके हुए थे, हट ही नहीं रहे थे। लड़की बोली, मंगल, तुम होश मत खो। प्यार में वासना का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मिलन की व्याकुलता मुझे भी है, परंतु उसके लिए कुछ नियम भी है जिसे हमें पालन करना है। अभी तो आज पहला दिन है, एक दूसरे को समझना जरूरी है। फिर हम एक दिन एक हो जाएंगे, परंतु उसके लिए तुम्हें इंतजार करना होगा। अभी तो तुमने मेरा घर भी नहीं देखा। अपने विषय में कुछ बताओ। कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारे घर में कौन कौन है, कहीं तुम्हारी शादी तो नहीं हुई है? रोशन बोला, एक साथ इतने सवाल दाग दोगी तो किस किस का जवाब दूंगा? देखो, मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ और पिता है। मेरी शादी नहीं हुई है। मैं नंदगांव नाम के एक गांव का रहने वाला हूँ। बहुत गरीब आदमी हूँ। घर में भोजन तक के लाले थे तो यहाँ चला आया। जमींदारनी का काम करता हूँ। खुश हूँ कि जमींदारनी मुझसे पुत्रवत व्यवहार करती है। अन्य मजदूरों की अपेक्षा 4 गुनी पगार देती है। दोनों प्रेम प्यार की बातें रात भर करते रहे। बहुत सारी बातें करते हुए भोर हो गए तो लड़की बोली, चलती हूँ। किसी ने देख लिया तो मेरी तो बदनामी हो जाएगी, परंतु सचमुच मुझसे प्यार करते हो तो कल रात 12 बजे फिर आ जाना। यही कहीं आस पास ही मिलूंगी। रोशन को एक बात समझ नहीं आ रहा था कि उसके वस्त्र शरीर में सटे हुए कैसे हैं। दूसरे दिन भी रोशन उससे मिला। वह अपने पर काबू नहीं रख पा रहा था। लड़की भी बार बार उससे लिपट जा रही थी, परंतु कपड़े थे कि सरक ही नहीं रहे थे। मिलन में उसके कपड़े बाधक बन रहे थे। रोशन ने पूछ ही लिया कि आखिर यह तुम्हारे कपड़े शरीर से चिपके क्यों हैं? ये हट क्यों नहीं रहे? लड़की बोली, यही तो हमारी रक्षा करते हैं, तभी तो रात में भी बेधड़क तुमसे मिलने आ जाती हो।
इन वस्त्रों को पूर्णिमा की रात तुम हटा सकते हो। उसी दिन हमारा और तुम्हारा मिलन हो पाएगा। मैं भी तुमसे मिलने को व्याकुल हूँ। रोशन बोला, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत धन हो, राजसी ठाठ हो, मेरे पास एक महल हो। मैं इतना अमीर बन जाऊं कि मुझे फिर कोई काम न करना पड़े। जब मैं बिल्कुल खाली रहूंगा, मुझे किसी काम की चिंता नहीं रहेगी, तो मैं तुम्हारे पास बैठकर तुम्हें देखता रहूं। यही मेरी इच्छा है। लड़की बोली, यही तो मनुष्य जीवन की विडंबना है कि प्रेमी के पास धन नहीं होता और धन चाहने वाले को कभी अपना प्यार नहीं मिल पाता। तुम दोनों में पहले क्या लेना पसंद करोगे? मान लो तुम्हारे पास दो सामान है, तुम्हें दोनों में से एक को चुनना है। एक तरफ मैं खड़ी हूँ और एक तरफ बहुत सारा धन रखा है, तो तुम उसमें सबसे पहले किसका चयन करोगे? रोशन बोला, जाहिर है पहले आदमी धन का चयन करेगा और उस धन को स्त्री को सौंपकर उसे उसका मालकिन बना देगा। धन है तो सब संभव है, मकान, जगह, जमीन। निर्धन को तो कुत्ता भी नहीं पूछता। रोशन का जवाब सुन लड़की बहुत निराश हो गई। वो रोशन से बोली, जब तुम्हें दोनों चाहिए तो एक काम करना होगा। अभी मेरे साथ काली बाबा की हवेली चलो, वहाँ से तुम्हें एक चीज दूंगी, उसे लेकर जंगल में चले जाना और वहाँ घने जंगल में एक बरगद का पेड़ मिलेगा। कल रात को एक नाग वहाँ आएगा और अपना मणि निकाल कर रख देगा। वह आसपास घूमने जाएगा, फिर मणि के पास आ जाएगा। जो ही मणि के पास से हटेगा, तुम्हें उस मणि को मेरे द्वारा दिए कटोरे से ढकना होगा। वह कटोरा कांटेदार है, ध्यान रहे मणि ढकने में कोई चूक न हो, वरना तुम्हें सर्प दंश लेगा और तुम मर जाओगे। जब तुम्हें मणि ढकने में सफलता मिल जाएगी, तब तुम दूर से देखते रहना। नाग अपना फन उस कांटेदार कटोरा पर पटक पटक कर मर जाएगा। उसके बाद वह मणि लाकर मुझे दे देना। लड़की अपने साथ रोशन को लेकर काली बाबा की हवेली गई। बाहर से वह एक खंडहर था, परंतु अंदर उसकी भव्यता देखते बन रही थी। वह किसी राजा महाराजा का महल लग रहा था। उसमें हीरा जड़ित सोने के पलंग बिछे थे। रोशन बोला, ऐसा ही भव्य महल तुम्हारे लिए बनवाऊंगा। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, न ही उसकी बात सुनकर कोई खुश हुई। लड़की रोशन को कांटेदार कटोरा दे दी। दूसरे दिन रात में रोशन उस कटोरा को लेकर उस बरगद के पेड़ के पास चला गया और सर्प के आने का इंतजार करने लगा। आधी रात को सर्प आया और अपने मुंह से मणि को उगल दिया। फिर इधर उधर बरगद के आसपास घूमने लगा, फिर मणि के पास आता और फिर घूमने चला जाता। रोशन मौका देख फुर्ती के साथ कांटेदार कटोरा से मणि को ढक दिया और भागकर झाड़ियों में छिप गया। उधर सर्प जब लौटकर मणि के पास आया तो वहाँ मणि थी ही नहीं। वह उस स्थान से कटोरे को हटाने के लिए कटोरे के ऊपर अपना फन पटकने लगा। कटोरे में नुकीले कील होने के कारण सर्प जख्मी हो गया, मगर मणि के चाहत में सिर पटकना नहीं छोड़ा। थोड़ी ही देर में सर्प शांत हो गया। रोशन समझ गया कि सर्प मर गया है, फिर भी अपनी तसल्ली के लिए उसके ऊपर कई पत्थर फेंके। सर्प शांत रहा तो रोशन कटोरे के पास गया और मणि निकाल लिया। वह लड़की आकर पास ही खड़ी हो गई। वह पहले से ही रोशन के आसपास ही थी। उसने झट से रोशन के हाथ से मणि लेकर अपने मुंह में डाल ली और रोशन से बोली, कल रात 12 बजे काली बाबा की हवेली में आ जाना। अब आगे की बात तुमसे वही करूंगी। रोशन को लड़की से इतनी निर्दयता की उम्मीद नहीं थी। उसने तो कहा भी था कि पूर्णिमा की रात हमारा तुम्हारा मिलन होगा, लेकिन मिलन तो दूर, वह आज गले भी नहीं मिली, प्यार के दो बोल भी नहीं बोली। रोशन उसे देखता रह गया और वह चली गई। रोशन को उसका व्यवहार जरा भी अच्छा नहीं लगा, परंतु क्या करता, चुपचाप डेरे पर चला आया। उसके बिना तो रोशन जिंदा भी नहीं रह सकता था। दूसरे दिन आधी रात को काली बाबा की हवेली इस उम्मीद से गया कि शायद रूठ गई है तो उसे खुशामद कर मना लूंगा, परंतु वहां का दृश्य देख काफी डर गया। कल जहां उसने खंडहर में भव्य महल देखा था, आज खंडहर ही खंडहर है। उसमें डरावनी चमगादड़ घूम रही है। लड़की का कहीं आता पता नहीं है। तभी उसे एक नागिन दिखी। वह काफी घबरा गया। तभी नागिन ने लड़की का रूप धारण कर लिया और रोशन से बोली कि सामने स्वर्ण कलश है, उसे उठा लो और चले जाओ। मैंने तुमसे दो में से एक को चुनने को कहा था, तुमने मुझे ठुकराकर धन को चुन लिया। अब तुम्हें धन मिल गया है। अगर मुझे चुना होता तो कल की रात हमारा मिलन हो गया होता और सदा के लिए मैं नागिन से स्त्री बन जाती और तुम्हारी पत्नी बनकर गरीबी में भी जी लेती। परंतु तुमने मेरे प्यार को समझा नहीं
अब जाओ, ये पैसे लेकर और खरीद लेना प्यार करने वाली स्त्री। अब कभी गलती से भी इधर मत आना, क्योंकि अभी तक तुमने मेरा प्यार देखा है, मगर आ गए तो इंतकाम भी देखना पड़ जाएगा। रोशन बोला, तो तुम अपना इंतकाम दिखाई दो, मैं जीकर अब क्या करूँगा? तुमने मुझे समझने में भूल कर दी। जाहिर है मैं एक गरीब आदमी हूँ, अविवाहित हूँ, कुछ भी सोचने को स्वतंत्र हूँ। मैंने अपनी इच्छा बताई थी, जबकि तुम्हें नहीं पता कि एक स्त्री से विवाह हो जाने पर पति की अपनी कोई इच्छा नहीं होती। हर बात का फैसला स्त्री करती है। क्या पहनना है, क्या खाना है, कहाँ सोना है, कितना हंसना है, कहीं जाना है तो तेज चलकर जाना है या धीरे धीरे, इन सभी बातों का फैसला पत्नी करती है। कहने को पुरुष मालिक होता है, जबकि सत्य तो ये है कि हम मनुष्यों की मालकिन पत्नी होती है। पत्नी की आज्ञा के बिना वह हवा भी नहीं छोड़ सकता। उसकी क्या मजाल की पत्नी से पूछे बगैर लघु शंका भी करे। यह बात सुनकर लड़की हंसने लगी, बोली कि यह बात मुझे पता ही नहीं था, मुझसे गलती हो गई है, मगर चिंता मत करो, अगली पूर्णिमा तक पुनः इंतजार करो। हाँ, मुझसे मिलने आते रहना, तुम बहुत दिलचस्प आदमी हो, मुझे तुम्हारी ही जरूरत है। रोशन अपने डेरे पर लौट आया। वह लड़की से मिलना नहीं छोड़ा। फिर अगली पूर्णिमा आई तो लड़की रोशन के साथ उस बरगद के पास गई और वह मणि निकालकर रोशन को दे दी और बोली कि इसे बरगद के कोटर में रख दो। रोशन ने वैसा ही किया तो बरगद के पेड़ से आवाज आई कि नागिन, तुम अब हमेशा स्त्री ही रहोगी, तुम कभी अब नागिन नहीं बन पाओगी। ये तुम्हारी मणि अब पाताल लोक में चली जाएगी। स्त्री खुशी के मारे उछल पड़ी तो रोशन भी फूला नहीं समा रहा था। वह स्त्री को लेकर पहले जमींदारनी के पास आया और बताया कि अब काली बाबा के खंडहर में जाने से किसी को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि खतरा को मैंने अपने ऊपर ले लिया है। तब उस स्त्री ने रोशन की कान खींची तो रोशन बोला, अब अभी से मुझ पर हुकूमत मत दिखाओ, मेरा घर अभी दूर है, घर पहुंचने पर मैं स्वतः तुम्हारा दास बन जाऊंगा। रोशन पत्नी को लेकर घर आ गया। उस स्त्री ने देखा कि सचमुच पुरुष स्त्री के कहे अनुसार चलते हैं। वह अपने फैसले पर खुश थी और रोशन के साथ खुशी खुशी रहने लगी। जीवन का सबसे बड़ा खजाना धन नहीं, बल्कि सच्चा साथ और प्रेम है। कई बार हमें अपनी इच्छाओं को त्याग कर किसी प्रियजन की खुशी के लिए काम करना पड़ता है।